क्या हुआ, कैसे हो? बढ़िया, ठीक है। बालसन बालसन आएंगे बेटा आगे। क्या पढ़ रहे थे? कुलदरा गांव मतलब जैसलमेर पढ़ रहे थे ना? ठीक है। हाँ जी, हम बात कर रहे थे अपना भौतिक प्रदेश पढ़ रहे थे ना। और इस भौतिक प्रदेश के अंदर सबसे पहले तो हम बात कर रहे थे पश्चिमी मरुस्थल, यही तो पढ़ रहे थे। और इस पश्चिमी मरुस्थल को हम लोगों ने दो भागों में बांटा था भाई, यहाँ से इस प्रकार से। और ये जो पार्ट था सबसे पहले, जिसको हम लोगों ने बोला था शुष्क मरुस्थल कह दो या महान मरुस्थल या रेतीला मरुस्थल, इसको हम लोग पढ़ रहे थे। और इसकी बेसिक जो इन्फॉर्मेशन थी कि यहाँ पे वर्षा कितनी होती है, इसका विस्तार कितने जिलों में है, ये हमने पढ़ा। कि सामान्यता और विशेषता कि यहाँ पे लाठी सीरीज थी, वो हमने पढ़ा। एक आकलवुड पढ़ा कभी इसमें, है ना, ये चीज़ें यहाँ पर पढ़ी। उसके बाद में सामान्यतः इसके विस्तार सबसे अधिक जो था ना, वो जैसलमेर में था। इसका सबसे अधिक विस्तार कहाँ पे था? जैसलमेर के अंदर। तो इस जैसलमेर के अंदर बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो पढ़नी पड़ती हैं। वो ज्योग्राफी के साथ भी पार्ट जुड़ जाता है, और इसके अलावा स्टैटिक जो डाटा होता है ना, उसके साथ भी जुड़ जाता है। इस बार थर्ड ग्रेड में तो आपके करंट अफेयर्स भी जुड़ दिया, तो उसके साथ भी जुड़ जाता है। आए हुए हैं जो क्वेश्चन अब जो बना है ये तो करंट है, लेकिन एक साल के बाद वो क्या हो जाएगा, अपना स्टैटिक डाटा हो जाता है। तो पर्सन कैसे भी बन जाता है, ऐसे मैं सोचा करो गुरुजी ये तो करंट का पार्ट था। भाई करंट का पार्ट था तो जिंदगी भर तो ना करंट रहेगा वो। जब तक शुरुआत होती है महीने दो महीने तो हाँ नवीनतम आंकड़ा, उसके बाद तो वो क्या है, राजस्थान का स्थायी डाटा है। ठीक है जी। तो जैसलमेर के बारे में पढ़ रहे थे, और इस जैसलमेर के अंदर क्या क्या हम लोगों ने पढ़ लिया था? बोल दो मुझे, क्या क्या पढ़ा था हम लोगों ने? आकल पढ़ लिया था ना एक तो, ठीक है। एक तो आकलवुड फॉसिल्स पार्क पढ़ लिया था, और हाँ जी तनोट माता का जो मंदिर है वो हम लोगों ने पढ़ लिया था। हाँ जी, एक हमने पढ़ लिया था यहाँ पर फतेहगढ़, ये हो गई थी चर्चा। घोटारू की बात करें ये भी चर्चा हो गई थी। एक कुलदरा गांव की बात करें ये भी हो गई थी। और जैसलमेर में लाठी सीरीज, ठीक है जी, तो लाठी सीरीज तो वैसे ही बता दिया होगा मैंने। लाठी सीरीज, ये इतनी सारी बातें हो गई थी। अब जैसलमेर के बारे में दो चार बातें और बचती हैं, जो यहाँ से स्टैटिक डाटा के रूप में ज्योग्राफी के साथ भी पर्सन बन जाता है। जैसे चर्चा करें कि भाई और यहाँ पर क्या है, तो एक यहाँ पर नाम आता है बवालियन, बवालियन या बवालियन चौकी है, बवालियन बीएसएफ पोस्ट, ये भी चर्चा के अंदर है कि बवालियन बीएसएफ पोस्ट क्यों चर्चा में है। यहाँ पर बीएसएफ के द्वारा, यहाँ पर बीएसएफ द्वारा रिट्रीटिंग सेरेमनी की शुरुआत की गई है। सेरेमनी की शुरुआत, आप लोगों में से बहुत सारे ऐसे बच्चे भी होंगे भाई जो गए होंगे बागा बॉर्डर, अटारी बॉर्डर जिसकी हम लोग चर्चा करते हैं, और वहाँ शाम के समय बीएसएफ के द्वारा एक रिट्रीटिंग सेरेमनी होती है। भारतीय ध्वज को उतारा जाता है और बीएसएफ के द्वारा कुछ कलाओं का प्रदर्शन होता है। देखा किसी ने? किसने देखा है? चलो दो चार ने देखा, इसका मतलब है तो सही वो, नहीं तो कहते गुरुजी ऐसे बोल दिया ना, है होता है। तो सेम वैसी की वैसी जो ना रिट्रीट सेरेमनी की शुरुआत अब जैसलमेर की बवालियन जो बीएसएफ पोस्ट है वहाँ पर की गई है। स्टेडियम बनाया गया है बीएसएफ के द्वारा, एक साथ 2000 लोग बैठ सकते हैं, और सेम वैसा का वैसा कार्यक्रम का आयोजन यहाँ पर होगा। एक तो ये, एक इसी जैसलमेर की बात करें, यहाँ पर एक स्थान आता है लोंगेवाला, है क्या भाई? लोंगेवाला, ये लोंगेवाला भी दो तीन चीज़ों के रूप में चर्चा में है। एक तो लोंगेवाला की बात करें, यहाँ पे 1971 युद्ध, 1970 युद्ध के अंदर ये लोंगेवाला जो क्षेत्र था ये बड़ा चर्चा में था, जिसके ऊपर बॉर्डर मूवी बनी थी, लोंगेवाला पे बनी थी। एक इसी लोंगेवाला की बात करें, यहाँ पर युद्ध स्मारक है, यहाँ पर युद्ध स्मारक है, ये भी कई बार प्रश्न बना है, जिसका निर्माण 2015 में हुआ था, और रीट 2016 वाले में पूछा भी गया था। ठीक है, युद्ध स्मारक बना था यहाँ पे 2015 में। और एक यहाँ पर दुनिया का सबसे बड़ा, यहाँ पर दुनिया में या विश्व में सबसे बड़ा, विश्व में सबसे बड़ा खादी का तिरंगा जो है ना, यहीं पर फहराया गया। खादी का तिरंगे की बात करें, तिरंगा वो भी यहीं पर फहराया गया इसी लोंगेवाला के अंदर। और एक जैसलमेर इन दिनों यहाँ पे चर्चा में इसलिए है, इस जैसलमेर में एक स्टेडियम भी है। कौन सा स्टेडियम है भाई?
जैसलमेर में स्टेडियम कौन सा है? पूनम स्टेडियम। पूनम स्टेडियम, रूपा नहीं भाई, कौन सा है? पूनम स्टेडियम। और ये जो पूनम स्टेडियम की बात करें, ये इन दिनों इसलिए चर्चा में है क्योंकि यहाँ पर बीएसएफ द्वारा अपना 57वां स्थापना दिवस जो ना, ये यहाँ पर मनाया गया था। बीएसएफ द्वारा अपना 57वां स्थापना दिवस, बीएसएफ अपना स्थापना जो दिवस है हमेशा दिल्ली मनाती आई थी। ऐसा पहली बार हुआ था कि दिल्ली के बाहर कहीं पर उसने अपना स्थापना दिवस मनाया, तो इस पूनम स्टेडियम के अंदर मनाया था। तो 3-4 बातें और हैं इस जैसलमेर के साथ जो आपको ध्यान में रखनी है। तो बबालियन बीएसएफ पोस्ट है, एक लोंगेवाला है और एक स्टेडियम की बात यहाँ पर की जाती है। तो लिखो, उसके बाद आगे चलते हैं। हाँ जी, एक है बवालियन। बवालियन कई जगह बवालियन लिखा जाता है, कई जगह बवालियन भी आ जाता है ना। तो बवालियन या बवालियन बीएसएफ पोस्ट, बवालियन या बवालियन बीएसएफ पोस्ट। बवालियन या बवालियन बीएसएफ पोस्ट। और यहां लिखोगे बीएसएफ द्वारा राज्य में, बीएसएफ द्वारा राज्य में प्रथम, बीएसएफ द्वारा राज्य में प्रथम रिट्रीटिंग सेरेमनी की शुरुआत। बीएसएफ द्वारा राज्य में प्रथम रिट्रीटिंग सेरेमनी की शुरुआत, रिट्रीटिंग सेरेमनी की शुरुआत। इसी जैसलमेर में एक है लोंगेवाला। लोंगेवाला, ये युद्ध तो अपने को ध्यान नहीं रखना है, युद्ध पे तो नहीं जाना। एक तो लिखोगे यहां पर युद्ध स्मारक, काम का ये है युद्ध स्मारक, युद्ध स्मारक। और ये बना कब था? 2015, 2015 युद्ध स्मारक 2015। और एक लिखोगे यहीं पर विश्व में सबसे बड़ा खादी का तिरंगा। इसको हो गए भाई, ये अपना आर्मी डे कब आता है? जनवरी, 15 जनवरी, उसकी बात है। अब ये लोंगेवाला में फहराया गया। मान है ना, विश्व में सबसे बड़ा खादी का तिरंगा। हाँ यही है, दिखा सकता है इनको, है ना, विश्व का सबसे बड़ा खादी का तिरंगा। कब हुई? इसी 2021 में। यही अरे लोंगेवाला बीएसएफ पोस्ट पे है इसका संबंध। न्यूज दिखाऊं या नहीं की? पीआईबी की इंफॉर्मेशन देखना 25 जनवरी की। और हुआ ना तो फिर क्या करना, पहले रुक जाए एक बार। नहीं, यदि लोंगेवाला में हुआ तो सुन तो ले, लोंगेवाला में हुआ तो नहीं, लोंगेवाला में हुआ तो ऐसे नहीं होता है। हाँ जी, हो गया। और एक लिखना जैसलमेर में पूनम स्टेडियम, पूनम स्टेडियम, पूनम स्टेडियम, पूनम स्टेडियम। और यहां लिखोगे बीएसएफ द्वारा पहली बार, लाठी सीज नहीं लिखवाएगा आपको, बीएसएफ द्वारा पहली बार दिल्ली से बाहर अपना 57वां स्थापना दिवस मनाया। बीएसएफ द्वारा पहली बार दिल्ली से बाहर अपना 57वां स्थापना दिवस मनाया। मतलब दिल्ली ने दिल्ली से बाहर पहली बार मनाया। और कौन सा था इस बार? 57वां स्थापना दिवस। वो कहाँ पे था? पूनम स्टेडियम जैसलमेर के अंदर। चलें आगे, बढ़ूं आगे जी।
आगे देखो, अब यहां पर एक डिस्ट्रिक्ट और आता है जिसका नाम है बाड़मेर। अब अगला डिस्ट्रिक्ट है बाड़मेर। इस बाड़मेर के साथ भी कुछ एक अच्छी अच्छी बातें आती हैं, और वो बातें कौन कौन सी हैं? जैसे एक तो हम बात करें, यहां पर आता है किराड़ू के मंदिर, है क्या? किराड़ू के मंदिर। और ये जो किराड़ू के मंदिर हैं, इनको हम लोग कहते हैं राजस्थान का खजुराहो। इसको कहा जाता है राजस्थान का खजुराहो। बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा इसी बाड़मेर की हम बात करें तो भाई यहां पर एक बटाडू का कुआं भी है। यहां पर एक है बटाडू का कुआं, और इस बटाडू के कुएं को क्या कहा जाता है? रेगिस्तान का जल महल। इसको हम लोग बोलते हैं रेगिस्तान का जल महल। इसके अलावा और कुछ भी है क्या? एक यहीं पर बाड़मेर के अंदर एक स्थान आता है माडपुरा बरवाला। माडपुरा बरवाला, और ये जो माडपुरा बरवाला है, यहां से भूमिगत जल भंडार खोजे गए हैं। भूमिगत जल भंडार की खोज, भूमिगत जल भंडार की खोज यहां पर की गई है इस बाड़मेर के अंदर। इसके अलावा इस बाड़मेर में एक बात और है, यदि हम बात करें तो अपने वो, हाँ जी, नहीं रिफाइनरी तो आगे पार्ट में आ जाएगा। जो ऐसी चीजें ना जो आगे नहीं आएंगी उसी की चर्चा करेंगे। एक लेकिन वो भी जोड़ दूंगा आगे, IGNP वाला अंतिम बिंदु गडरा रोड, वो भी आ जाएगा आगे, है ना। ये तो नहीं आते इसलिए छोड़ो, बस तीन ही बातें हैं। किराड़ू के मंदिर राजस्थान का खजुराहो, सूर्य भगवान को समर्पित है। एक बटाडू का कुआं 1947 सिंदरी के शासक के द्वारा अकाल राहत कार्यों के दौरान इसका निर्माण करवाया गया, रेगिस्तान का जल महल कहा जाता है। और माडपुरा बरवाला की यदि हम बात करें तो यहाँ पर भूमिगत जल भंडार खोजे गए, और ऐसा कहा जाता है कि यदि जो अरब पद्धति जो आती है बूंद बूंद की बात करें या सौर विधि से इनको वापस से पानी योग्य पीने योग्य बना दें तो ये आने वाले 50-60 साल तक इस पश्चिमी राजस्थान में पानी की कमी नहीं होने देंगे। इसके अलावा एक छोटा सा और पार्ट बचता है, बस एक यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट है अपना जिसका नाम है जोधपुर, और इस जोधपुर के साथ एक ही बात पढ़नी है, और वो आता है कि यहाँ पर एक क्षेत्र आता है जिसका नाम है सूरसागर। कौन सा क्षेत्र है? सूरसागर। इस सूरसागर से इमारती पत्थरों का उत्पादन होता है। यहाँ से इमारती पत्थर हैं, और ये जो इमारती पत्थर हैं इनको कहा जाता है छित्तर पत्थर। यही तो बोलते हैं छित्तर पत्थर। अपने काम का यहाँ से क्या है, ये जो इमारती पत्थर या छित्तर पत्थर है, इससे एक तो यहाँ से याद रखना कि यहाँ पर हमें प्रारंभिक ऑक्सीजन के परमाणु मिले हैं। प्रारंभिक ऑक्सीजन के परमाणु की, सबसे पहले ऑक्सीजन की जो उत्पत्ति हुई उसके परमाणु राजस्थान में एक तो मिले हैं जोधपुर से और एक मिले हैं उदयपुर से। और इसके अलावा इन्हीं छित्तर पत्थरों की बात करें, यहीं से हमें प्रारंभिक जीवन के प्रमाण भी मिले हैं। प्रारंभिक जीवन के प्रमाण की, पृथ्वी के ऊपर प्रारंभ में जीवन कैसा आया, कैसे उसकी उत्पत्ति हुई, उसके प्रमाण भी इन्हीं छित्तर पत्थरों से मिले हैं। और ये जो प्रारंभिक जीवन के प्रमाण हैं इनका संबंध आता है इडिया कारा युग से। इनका संबंध किससे आता है? इडिया कारा युग। गुरुजी ये कहां से आ गया? तो भाई ऑस्ट्रेलिया के अंदर पहाड़ियां हैं जिनका नाम है इडिया कारा की पहाड़ियां, वहां से भी हमें प्रारंभिक जीवन के प्रमाण मिले थे। अब उनका एज दिया गया कि भाई इनकी किस एज का नाम दें, तो कहा इन पहाड़ियों के नाम पे रख देते हैं, इसलिए उनको पहाड़, इस एज को नाम क्या दे दिया? इडिया कारा युग। और वैसे की वैसे सेम जीवन के प्रमाण जो है ना वो भी अपने इन्हीं छित्तर पत्थरों से मिले, सूरसागर से। ये दो बातें और लिखनी है बस। तो अब लिखोगे बाड़मेर। बाड़मेर, बाड़मेर। एक तो यहां पर है किराड़ू के मंदिर, किराड़ू के मंदिर, और इसमें लिखोगे राजस्थान का खजुराहो, राजस्थान का खजुराहो। बाड़मेर में एक तो है किराड़ू के मंदिर, इसको लिखेंगे राजस्थान का खजुराहो। इसी बाड़मेर में एक है बटाडू का कुआं, बटाडू का कुआं, बटाडू का कुआं क्या बोलते हैं भाई? रेगिस्तान का जल महल, रेगिस्तान का जल महल।
और एक लिखोगे माडपुरा बरवाला, माडपुरा बरवाला, माडपुरा बरवाला। और यहां लिखोगे भूमिगत जल भंडार खोजे गए। भूमिगत जल भंडार छोटा मोटा नहीं है, बहुत बड़ा जल भंडार है। भूमिगत जल भंडार खोजे गए। आने वाले 10 साल के बाद आप जैसलमेर और बाड़मेर और जोधपुर की स्थिति देखोगे तो कुछ अलग ही होगी, अलग ही रौनक होने वाली है। क्योंकि भारत का पहला हाइब्रिड जो एनर्जी प्लांट है वो जैसलमेर में लग रहा है 390 वाट का, मतलब जिसमें सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा दोनों साथ काम करेंगी। मतलब ऐसा प्लांट है कि सूर्य भी है और पवन है, छोटी सी जगह है, प्लेटें हैं। अब प्लेटों के अंदर स्पेस बच गई, वहीं पर जो अपनी विंड जो है ना एनर्जी होती है उसके लिए पाइप खड़े कर दिए और उसके ऊपर पंखे लगा दिए। मतलब सेम उसी जगह, एक ही जगह दो दो एनर्जी डेवलप की जा रही है। और अभी जो एनर्जी जो क्राइसिस आया था, मतलब कोयले की कमी हुई थी, तब दुनिया ने यह भी कहा गया था कि अब हमें बड़ला की ओर जाना ही पड़ेगा। मतलब आने वाले 10 साल के बाद इस क्षेत्र की रंगत बदलने वाली है, ये पक्का है। जो इंडस्ट्री हब बनने वाला है, क्योंकि इंडस्ट्री में लाइटिंग की कॉस्टिंग बहुत आने लगी, तो इंडस्ट्री हब जो है ना, अब जो फैक्ट्रियाँ अब जोधपुर की तरफ इधर आने लगी हैं। चलो हो गया। अब आ जाओ जोधपुर, और इस जोधपुर में एक ही लाइन लिखोगे सूर सागर वाला बस। जोधपुर डैश सूर सागर। जोधपुर में एक स्थान है, कौन सा? सूर सागर। और सूर सागर में क्या है? छित्तर पत्थर का उत्पादन। सूर सागर में छित्तर पत्थर का उत्पादन, यहां से छित्तर पत्थर का उत्पादन होता है। भाई बटाडू का कुआं दिखाना इनको, किराडू का मंदिर भी दिखा दे, बटाडू का कुआं भी दिखा दे। छित्तर पत्थर का उत्पादन, और इस छित्तर पत्थर को अंडरलाइन करके लिखना कि इससे हमें क्या मिला है। तो एक तो हमें प्रारंभिक ऑक्सीजन के परमाणु, प्रारंभिक ऑक्सीजन के परमाणु। हाँ जी, पहले पृथ्वी के ऊपर ऑक्सीजन नहीं आई थी। यदि हम बात करें कि पृथ्वी का निर्माण सूर्य से अलग होकर हुआ है, तो पृथ्वी पर गैस कौन सी आई थी? हाइड्रोजन और हीलियम। ऑक्सीजन तो थी नहीं। उसके बाद कालांतर में यहाँ पर बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस होती हैं, और उन केमिकल रिएक्शंस की वजह से फिर ऑक्सीजन की उत्पत्ति होती है, और उसके बाद यहाँ पे वायुमंडल बनता है, उसके बाद बारिश होती है। तो पहले ऑक्सीजन बनी थी। हमारे पास लगभग प्रमाण है कि 350 करोड़ वर्ष पहले पृथ्वी की उत्पत्ति हुई, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि लगभग 400 करोड़ पहले पृथ्वी सूर्य से अलग हुई। उसके बाद में इस पृथ्वी के ऊपर बहुत सारे वोल्केनोज आई, मतलब ज्वालामुखी का विस्फोट हुआ, और उसके बाद में धीरे धीरे रासायनिक परिवर्तन हुआ, और आज से लगभग 200 करोड़ वर्ष पहले ऑक्सीजन की उत्पत्ति हुई। तो वो जो प्रारंभिक ऑक्सीजन की उत्पत्ति के परमाणु है वो यहाँ से मिलते हैं। तो एक तो प्रारंभिक ऑक्सीजन के परमाणु, और एक लिखोगे यहीं से प्रारंभिक जीवन के परमाणु। प्रारंभिक जीवन के परमाणु इन्हीं छित्तर पत्थरों से मिले, प्रारंभिक जीवन के परमाणु। और इस प्रारंभिक जीवन के परमाणु को अंडरलाइन कर देना, इडियाकारा युग। इडियाकारा युग, इडियाकारा युग हो गया। इडियाकारा युग। चलो आगे। इसके अलावा ये जो अपना अब एक जो पार्ट बच गया, महान शुष्क मरुस्थल की बात करें, ये एक लाइन के बिना और पूरा नहीं होता कि गुरुजी यहाँ एक सांप भी पाया जाता। नहीं लिखवाता तो गुरुजी आपने सांप नहीं लिखवाया, रह गए आपने। हाँ, तो यहाँ पर इस शुष्क मरुस्थल में एक नोट लगा कर और लिख लो सांप। यहाँ पर सांप भी पाया जाता। ये नहीं होता ना तो गुरुजी ने पूरा नहीं पढ़ाया, मतलब ये जरूरी था, है ना। तो इस सांप की बात करें, यहां पर सांप कौन सा है? पियूणा सांप। हाँ जी, और पियूणा सांप की बात करें तो राजस्थान का सबसे जहरीला सांप है। तो लिखोगे, नोट लगा के लिखना सांप, सर्प। यहां पे सर्प कौन सा पाया जाता है? पियूणा। अब इस क्षेत्र में तो बोलते हैं पियूणा, जैसे जैसे थोड़ा सा पूर्व की ओर चलेंगे पश्चिम से, इसी का नाम आता है पिल्डिया। हाँ, इसी सांप को एक नाम और आता है, इसी पिल्डिया। पिल्डिया छोटा सा ही होता है, इतना सा बस। हाँ जी, पिल्डिया सांप।
ये अलग है, ये नहीं है। ये मोटा भी है, वो मोटा भी नहीं होता है, एकदम ऐसे पेन जैसा अक्साई होगा, इससे थोड़ा सा मोटा बस। चलो, हाँ जी, पियूणा सांप लिख लो बेटा इसको, राजस्थान का सबसे जहरीला सांप। और एक और बोलते हैं पिल्डिया सांप, हाँ, जिसको पिल्डिया भी कहा जाता है। और एक चीज और बता देता हूं यहां से, जैसलमेर में जगह बची है क्या? खड़ीन यूपीएससी इंटरव्यू में पूछा गया सवाल है, जगह है ना जैसलमेर में? हाँ, अरे सम तो छोड़ो, सम तो आ जाएगा आगे। अरे मैं लिखवा रहा हूँ, वो लिखवाऊंगा, तुम डट जा रहे। सम लिखवा दूंगा, क्या लिखना सम का? वनस्पति विहीन गांव है, लिखा दूंगा सम भी। जैसलमेर में जगह बची है ना? नहीं बची तो कॉपी के ऊपर आ जाना। जैसलमेर में भी एक दो बातें और रह गई हैं, क्योंकि याद आ गई तो अब याद आ गई तो छोड़ना नहीं है ना उसको। जैसे एक तो छोरे ने कहा, गुरुजी सम, इसको सम की बड़ी इच्छा हो रही है। हाँ, सम की बात करें, एक तो इसे कहा जाता है कि ये कैसा गांव है? वनस्पति विहीन गांव है। राजस्थान के सबसे पश्चिमी किनारे पर स्थित गांव है सम गांव, और वनस्पति विहीन गांव है। और एक इसी सम की बात करें तो इसे कहा जाता है राजस्थान का थंडरबोल्ट। इसको क्या बोलते हैं? राजस्थान का थंडरबोल्ट। कि यहां पर बादल आते तो हैं, गरजते जरूर हैं, बरसते नहीं हैं। तो ऐसा स्थान जहां पर बादल गरजते हैं ना, उसको कहते हैं थंडरबोल्ट। बादलों का गरजना क्या करता है? थंडरबोल्ट। तो ये क्षेत्र ऐसा है कि जहां पर बादल आते हैं, गरजते हैं, बरसते नहीं हैं। तो सम गांव वनस्पति विहीन गांव है, और एक राजस्थान का थंडरबोल्ट। इसके अलावा इसी जैसलमेर में एक बिंदु और है, और वो है यहीं पर एक गांव आता जिसका नाम है कनोई गांव। एक गांव है कनोई गांव, और इस कनोई गांव की बात करें तो यहां पर एक स्कूल खोली गई जिसका नाम है राजकुमारी रत्नावती गर्ल्स स्कूल। राजकुमारी रत्नावती गर्ल्स स्कूल की बात करें, ये स्कूल यहां पर खोली गई है। और ये जो राजकुमारी रत्नावती गर्ल्स स्कूल की बात करें तो भाई इसकी जो वास्तुकार है, वास्तुकार, उस वास्तुकार का नाम है डायना कैलोग। डायना कैलोग न्यूयॉर्क की रहने वाली है डायना कैलोग, और इसी कैनोई गांव की इस स्कूल के लेकर के इसे 2019 में दुनिया की सबसे बेस्ट आर्किटेक्चर का अवार्ड भी मिला था। और एक यहां पर जो बच्चे पढ़ने आएंगे उन बच्चों की ड्रेस डिजाइनर की बात करें तो यहां पर उन बच्चों की ड्रेस डिजाइनर जो है, डिजाइनर उनका नाम है सबिया साची। सबिया साची आदमी है ये, सबिया साची डिजाइनर है ये। हाँ, डिजाइनर है, महिलाओं के लहंगे ये बनाता है सबिया साची। हाँ, यही है सबिया साची। इन दिनों को एक ऐड को लेकर के भी कंट्रोवर्शियल में था, और हाल ही में शायद जोधपुर स्थापना दिवस के ऊपर इसे सम्मानित भी किया गया था। सबिया साची फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब ये एक लहंगे की डिजाइन करने के 15-20 लाख रुपए ले लेता है। रेंज 2-1 लाख से स्टार्ट होती है इसकी डिजाइनर लहंगों की। और इन्होंने कहा कि इस स्कूल में जो बच्ची पढ़ने आएंगी, जितनी भी बच्चियां पढ़ने आएंगी, उनकी सबकी ड्रेस जो है ना वो मैं ही बनाऊंगा। हाँ भाई, नकलिस्तान ही बता दूंगा। अरे बताऊं, मेरा नकलिस्तान भी बीकानेर में है, गजनेर को बोलते हैं राजस्थान का नकलिस्तान। अभी रुको, तो लिखोगे जैसलमेर में एक तो सम गांव वनस्पति विहीन गांव है, और एक हो जाएगा इसी को क्या बोलते हैं राजस्थान का थंडरबोल्ट। क्या बोलते हैं इसको? थंडरबोल्ट। और दिखाना फोटो। और एक लिखोगे कनोई गांव, ये है वो स्कूल कनोई गांव की। अंडाकार स्कूल है, आसपास कहीं पर भी कोई बिजली की सुविधा नहीं है, पूर्णतः सौर ऊर्जा संचालित स्कूल है। ना गर्मियों में यहाँ पे गर्मी लगती है, ना सर्दियों में सर्दी लगती है। और इसी बिल्डिंग के डिजाइन के लिए डायना कैलो को 2019 का दुनिया का सबसे बेस्ट आर्किटेक्चर का अवार्ड मिला था। मतलब जैसलमेर को हम लोग कहते हैं ना शिक्षा नहीं है, शिक्षा में यहाँ पर बिल्डिंग है। और बनाया किसने था? तो जैसलमेर के राजा कौन है? चैतन्य राज है क्या? चैतन्य राज। चैतन्य राज के प्रयासों से, मतलब चैतन्य राज और एक एनजीओ है, उन दोनों ने मिलकर इसको बनाया। गवर्नमेंट की नहीं है, चैतन्य राज और एक एनजीओ है, उन दोनों ने मिलकर के बनाया इसको। ये स्कूल है वो। तो लिखोगे कनोई गांव, जैसलमेर में एक है कनोई गांव,
और कन्नौई गांव में लिखोगे राजकुमारी रत्नावती गर्ल्स स्कूल। पूरी दुनिया जानती है, बस हम ही नहीं जानते थे। हाँ, मतलब जो अफ्रीकन जो कंट्रीज हैं वो देख के जाते हैं, अरब कंट्रीज देख के गए हैं, वहाँ के लोग आते हैं और अब धीरे धीरे वहाँ बन रही हैं ऐसी स्कूलें। क्यों? मरुस्थल में ऐसे स्कूल, अजीब था। तो राजकुमारी रत्नावती गर्ल्स स्कूल, और इसको लिखना एक तो वास्तुकार, वास्तुकार कौन है? डायना कैलोग। और एक लिखना ड्रेस डिजाइनर सब्यासाची। ड्रेस डिजाइनर कौन है? सब्यासाची। सब्यासाची हो गया। चलो जी आगे बढ़े। सब्यासाची। अब एक बच्चे ने और पूछा कि गुरुजी एक शब्द और रह गया, उस शब्द की भी चर्चा कर लेते हैं भाई। देखो क्या रह गया है। हाँ जी, एक यहां से एक अपना ये डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है बीकानेर। यहां पर एक डिस्ट्रिक्ट है बीकानेर, और इस बीकानेर में एक स्थान है गजनेर। और इस गजनेर की बात करें, इस गजनेर को कहा जाता है राजस्थान का नखलिस्तान। इसको क्या बोलते हैं? राजस्थान का नखलिस्तान। नखलिस्तान का मतलब क्या होता है? नखलिस्तान का मतलब है रेगिस्तान में। इसका मतलब है रेगिस्तान में हरा भरा भाग। रेगिस्तान में जो हरा भरा भाग होता है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? नखलिस्तान। और राजस्थान का नखलिस्तान किसको कहा जाता है? गजनेर को। तो एक बीकानेर के साथ और लिख लो भाई कि बीकानेर डैश गजनेर। बीकानेर में स्थान है गजनेर, और गजनेर को क्या बोलते हैं? राजस्थान का नखलिस्तान। हाँ जी, नहीं उसको नहीं बोलते, वो हरा भरा थोड़ी ना है। लाठी चीज हरा भरा है क्या? वो तो थोड़ी बहुत सेवन घास पाई जाती है, तो ये सेवन घास तो पश्चिमी राजस्थान में सब जगह ही है। नहीं, राजस्थान का नखलिस्तान गजनेर। राजस्थान का नखलिस्तान गजनेर। गजनेर राजस्थान का नखलिस्तान, और नखलिस्तान का मतलब है रेगिस्तान में हरा भरा भाग। हरा, नखलिस्तान का मतलब है रेगिस्तान में हरा भरा भाग। हाँ, बटबड़ पक्षी भी इसी में, मतलब इसी बीकानेर में बटबड़ पक्षी पूरे बीकानेर में है। वो ज़्यादा गजनेर में है। गजनेर में छोटा सा अभ्यारण्य बना रखा है। गजनेर में एक अभ्यारण्य है, छोटा सा गजनेर अभ्यारण्य, उसमें बटबड़ पक्षी पाया जाता है। मतलब यहाँ पर गजनेर में एक गजनेर अभ्यारण्य भी है, और आगे जाओगे तो बता देंगे। गजनेर अभ्यारण्य भी है। ये अभ्यारण्य अजब किस्म के हैं, और इसी में क्या है? बटबड़ पक्षी, या इसको एक नाम और बोलते हैं रेत का तीतर। और यही रेत का तीतर जो है ना, ये बीकानेर का शुभंकर भी है। बीकानेर जिले का शुभंकर जो है ना, वही रेत का तीतर है। तो इसी गजनेर में गजनेर अभ्यारण्य है, जिसके अंदर बटबड़ पक्षी और रेत का तीतर भी है। रेत का तीतर, रेत का तीतर है बीकानेर का शुभंकर, और काला तीतर है झुंझुनू का शुभंकर। दो तीतर है राजस्थान में। राजस्थान में तीतर कितने हैं? दो। एक तो रेत का तीतर, ये तो बीकानेर का, और एक काला तीतर, वो कहाँ? झुंझुनू। ऐसे याद हो गया ना भाई, दो तीतर हैं। बोलो कितने तीतर? बोल दो तीतर आगे, दो तीतर पीछे, बीच में दो तीतर आगे, दो तीतर पीछे, तो कुल कितने तीतर? तो राजस्थान में कितने तीतर? दो तीतर। एक बीकानेर और एक झुंझुनू। रेत का बीकानेर और काला झुंझुनू। अब नहीं भूलोगे दो तीतर। बढ़े आगे जी। ये अपना एक पार्ट हो गया पश्चिमी मरुस्थल में शुष्क मरुस्थल का। अब आ जाओ भाई यहां से। भाई दिखाना भाई। अरे खड़ीन बेटा आ जाएगा, सब्र तो रख, अभी खड़ीन काम ही नहीं है। जल संरक्षण में पढ़ेंगे बेटा, अभी क्यों परेशान हो रहा है? हाँ जी, अब देखो इस राजस्थान से होकर के ये एक वर्षा रेखा है, जिसको हम लोग बोलते हैं 50 सेंटीमीटर, यही थी ना। और इस 50 सेंटीमीटर यहां से एक वर्षा रेखा थी, और इसको क्या नाम दिया गया था? 25। और इसने दो भागों में बांटा। ये तो हो गया शुष्क मरुस्थल। अब किसकी बात करें? अर्ध शुष्क। भाई बटाडू को दिखा दे रहे है ना। एक है अर्ध शुष्क मरुस्थल। अब हमें चर्चा किसकी करनी है? ये है भाई बटाडू का कुआं।
सिंदरी के शासक गुलाब राय था शायद, या गुलाब सिंह। सिंदरी के शासक थे गुलाब सिंह, उसके द्वारा 1947 में, ये तो बाद का काम है, यहाँ पर एक कुआं बनाया गया था। इस कुएं के, ये तो कुआं जो ना उसका पक्का संगमरमर वगैरह लगा के पक्का करा रखा है, और यहाँ पर ये जो दीवार दिख रही ना, इसके इस दीवार उस दीवार के बीच में गैप है, उसको बोलते हैं खेड़ी, है ना। और हाँ, खेड़ी, यहीं पर गुरुड़ का पक्षी का चित्र भी है उसी के अंदर, मतलब एक होद सी बनी हुई है, उसमें गुरुड़ पक्षी है, उसकी मूर्ति लगी। किसने देखा है क्या? हाँ, मतलब चारों तरफ खेड़ी है। अब तो शायद कुछ नहीं होता, बंद पड़ा है, अब तो बंद कर रखा है, इसको पैक कर रखा है जी। आ जाओ, अब हम किसकी चर्चा करते हैं, इधर ध्यान दो। अब हम बात करते हैं अपने अर्ध शुष्क मरुस्थल की। ये जो अर्ध शुष्क मरुस्थल है भाई, यदि हम चर्चा करें तो सबसे पहली चीज तो आती है कि यहाँ पे वर्षा जो है ना, ये 25 से 50 सेंटीमीटर होती है। अब 25 से 50 सेंटीमीटर का एरिया है, लेकिन यहाँ से स्टार्ट होता है और यहाँ तक आ गया, तो जैसी विशेषताएं इस गंगानगर में होंगी, क्या वैसी विशेषताएं नागौर में हो सकती हैं क्या? नहीं होंगी भाई। धरातलीय बनावट भी एक जैसी नहीं होगी, मिट्टी भी नहीं होगी, और ना ही जलवायु एक जैसी होगी, और वैसी विशेषताएं इस जालोर के अंदर भी नहीं होंगी। तो बाद में क्या हुआ, इस अर्ध शुष्क मरुस्थल का और अधिक अध्ययन करने के लिए इसका हम लोगों ने किया है उपविभाजन, और इसका उपविभाजन किया जाता है 4 भागों में। ए जो आता है इसे कहा जाता है घग्गर बेसिन। इसको क्या बोलते हैं? घग्गर बेसिन। बेसिन का मतलब होता है नदी के द्वारा निर्मित मैदानी भाग। क्या होता है? नदी के द्वारा निर्मित मैदानी भाग। और इस घग्गर बेसिन में 2 जिले आते हैं, एक तो हो जाता है गंगानगर और एक आता है अपना हनुमानगढ़ की बात की जाती है। ये जो घग्गर बेसिन है, ये राजस्थान के अंदर सर्वाधिक सेम प्रभावित क्षेत्र है, सर्वाधिक सेम प्रभावित क्षेत्र आता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और यदि पूछा जाए कि भाई सेम प्रभावित, सबसे अधिक सेम प्रभावित जिला कौन सा है, तो जिला तो है हनुमानगढ़। और यदि पर्टिकुलर किसी स्थान की बात की जाए कि सर्वाधिक सेम प्रभावित स्थान कौन सा है, तो ये आ जाता है बड़ोपल। कौन सा स्थान आता है? बड़ोपल। और यहीं पर राज्य का दूसरा पक्षी अभ्यारण्य जो है वो यहां पर बनाया जा रहा है इस बड़ोपल के अंदर। ये आता है घग्गर बेसिन। मिट्टी कैसी, वो आगे देखेंगे भाई। उसके बाद में नंबर 2 जो आता है, नंबर 2 चूरू, झुंझुनू और सीकर। इस क्षेत्र की बात की जाती है, चूरू, झुंझुनू और सीकर की। ये जो आता है इसे या तो हम लोग बोलते हैं काटली बेसिन, या इसे कहा जाता है शेखावाटी बेसिन। और इस काटली बेसिन में एक जिला तो है सीकर, एक है झुंझुनू, और एक नाम आ जाएगा चूरू का। तो चूरू, झुंझुनू और सीकर की बात करें, ये 3 जिले इसके अंदर आते हैं। इस काटली बेसिन की 2 ही बातें याद रखनी है। एक तो यहां पर जो कच्चे तालाब जो होते हैं, कच्चे तालाब, इन कच्चे तालाबों को क्या कहा जाता है? जोहड़ कहा जाता है। इनको हम लोग क्या बोलते हैं? जोहड़। क्योंकि गाइडों में लिखा हुआ आता है जोहड़ का मतलब है कच्चे कुएं। कुओं को नहीं बोलते भाई, कच्चे तालाबों को कहा जाता है, जिसमें भैंसे वैसे पड़ी रहती ना दिन के अंदर, गर्मियों के मौसम में भाई गर्मी तो लगती है, उसको क्या बोला जाता है? जोहड़ कहा जाता है ना। नहाने का स्थान है ये जानवरों का, और मौका मिले तो आदमी भी नहा लेते हैं। हाँ जी, जोहड़, ठीक है जी। और एक यहां पर आता कि ये जो क्षेत्र आता है यह अंतः प्रवाह क्षेत्र है। अंतः प्रवाह क्षेत्र, ये इसकी इंपॉर्टेंट विशेषता है। अंतः प्रवाह क्षेत्र का मतलब है कि जैसे पानी जो है ना, ये पानी के जो पानी है भूमि के नीचे नीचे चलता है, ये ऐसा क्षेत्र है। यहाँ पर इस क्षेत्र के अंदर कुएं बहुत ज़्यादा हैं, और कुएं होने का रीज़न ये है कि नीचे पानी की धारें हैं, और नीचे नीचे पानी चलता है। यदि कुआं खोदा तो जो धारें हैं उनसे वो पानी इकट्ठा हो जाता है और वो कुएं में पानी आता है। और यदि कोई क्षेत्र से होगा भी तो उसको पता होगा भाई कि हाँ, यहाँ पर जो कुएं देखे होंगे ना, तो कुओं में ऐसा लगता है कि बाहर से पानी आकर के गिर रहा है। देखे किसी ने कुएं किसी ने देखे? देखे होंगे ना, पानी आकर ऐसा लगता है पानी आकर के गिर रहा है। तो ये जो क्षेत्र है ये अंतः प्रवाह का क्षेत्र है, और इसी अंतः प्रवाह क्षेत्र होने के कारण इस क्षेत्र के अंदर सर्वाधिक कुएं पाए जाते हैं। सर्वाधिक जो कुएं हैं वो इसी शेखावाटी क्षेत्र के अंदर आते हैं। उसके बाद में नंबर 3 जो आता है, इसको हम लोग बोलते हैं नागौरी उच्च भूमि। इसको हम लोग बोलते हैं नागौरी
उच्च भूमि, और इस नागौरी उच्च भूमि में नागौर का हिस्सा भी है और कुछ जोधपुर का हिस्सा भी आता है। नागौरी उच्च भूमि, तो जिले दो होते हैं इसमें, नागौर और जोधपुर। जोधपुर पूरा नहीं है लेकिन कुछ हिस्सा जोधपुर का भी आता है। ये जो नागौरी उच्च भूमि है, एक तो आता है कि यहां पर राजस्थान में सर्वाधिक परती भूमि है, राजस्थान में सर्वाधिक परती भूमि इसी क्षेत्र में है। एक हम बात करें तो यहीं पर राजस्थान के अंदर सर्वाधिक फ्लोराइड पाई जाती है। राजस्थान में सर्वाधिक फ्लोराइड प्रभावित जो क्षेत्र है वो यही क्षेत्र है, नागौर और जोधपुर का क्षेत्र। और इस फ्लोराइड युक्त पानी पीने से एक रोग होता है जिसका नाम है फ्लोरोसिस रोग, फ्लोरोसिस रोग। और इस फ्लोरोसिस रोग के अंदर मानव की जो हड्डियां हैं, ये हड्डियां जो हैं ये टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं, टेढ़ी मेढ़ी या बाकी हो जाती। मानव की हड्डियां जो है ना वो टेढ़ी मेढ़ी या क्या हो गई, बाकी हो गई। और इस नागौरी उच्च भूमि क्षेत्र के अंदर एक एरिया ऐसा भी है जहां पर इस फ्लोरोसिस रोगियों की संख्या ज्यादा है और उसे कहा जाता है कुब्बड़ पट्टी। तो यहां पर एक आती है कुब्बड़ पट्टी, या इसको हम लोग बोलते हैं बाकी पट्टी। और ये जो कुब्बड़ पट्टी, बाकी पट्टी जो है ना, ये है भाई नागौर से अजमेर के मध्य, नागौर से अजमेर के मध्य ये कुब्बड़ पट्टी या बाकी पट्टी का विस्तार है। और उसके बाद में ये नंबर बी हो गया, ये हो गया सी, और नंबर डी, और इसे कह दिया जाता है भाई लूणी बेसिन। और इस लूणी बेसिन के अंदर जोधपुर है, बाड़मेर, जालोर और पाली, जोधपुर, बाड़मेर, जालोर और पाली का क्षेत्र आता है। और इस लूणी बेसिन की बात करें तो उसके साथ एक नाम और याद रखना कि इसे गोडवार बेसिन भी कहा जाता है। इसको क्या बोलते हैं, गोडवार बेसिन। और इसी लूणी बेसिन की बात करें तो यहां पर लवणता सर्वाधिक है, यहां पे लवणता क्या पाई जाती है, सर्वाधिक। और उसी का रिजल्ट ये होता है कि जो लूणी नदी आती है ये बाड़मेर के बाद खारी हो जाती है, होती है ना बालोतरा के बाद खारी। तो इसका रीजन ये है कि इस सबसे अधिक लवणता वाला जो क्षेत्र आता है वो कहां पर है, इसी लूणी बेसिन के अंदर आता है। सुनो वापस से, हाँ जी वापस से सुनो। अर्ध शुष्क मरुस्थल की बात करें, ये वो क्षेत्र है जहां पे वर्षा 25 से 50 सेंटीमीटर होती है। सामान्यतः इस क्षेत्र की बात करें तो इसका विस्तार गंगानगर, हनुमानगढ़ से लेकर के जालोर और बाड़मेर तक का एरिया आता है। तो यहाँ पर बहुत सारी क्षेत्रीय विभिन्नताएं होने के कारण हम लोगों ने इसका उप विभाजन किया, इसको और अधिक पढ़ने के लिए। इसके उप विभाजन की बात करें तो इसे 4 भागों में बांटा गया। नंबर 1 आता है घग्गर बेसिन। बेसिन का मतलब होता है नदी के द्वारा निर्मित मैदानी भाग। नदी कहाँ बहती है मैटर नहीं करता, बेसिन में बहाव क्षेत्र अलग है और बेसिन क्षेत्र अलग होता है। और इस घग्गर बेसिन में 2 जिले आते हैं, गंगानगर, हनुमानगढ़। ये राज्य में सर्वाधिक सेम प्रभावित क्षेत्र है और सबसे अधिक सेम प्रभावित स्थान बड़ोपल और सबसे अधिक सेम प्रभावित जिला हनुमानगढ़ है। उसके बाद दूसरा आता है काटली बेसिन, जिसके अंदर सीकर, चूरू, झुंझुनू का पार्ट आता है। यहाँ पर कच्चे तालाबों को जोहड़ कहा जाता है। और ये जो क्षेत्र है ये अंतः प्रवाह क्षेत्र है, इसीलिए इस शेखावाटी क्षेत्र में सिंचाई के लिए सबसे अधिक कुओं का विकास किया गया था। एक नाम यहाँ से आता है नागौरी उच्च भूमि, ये तीसरा प्रदेश आता है और इसके अंदर जोधपुर और नागौर के क्षेत्र को शामिल किया जाता है। ये सर्वाधिक परती भूमि यहीं पर है। सर्वाधिक फ्लोराइड जो प्रभावित क्षेत्र भी यही नागौरी उच्च भूमि है। और फ्लोराइड युक्त पानी पीने से एक फ्लोरोसिस नामक रोग होता है जिसमें हड्डियां टेढ़ी मेढ़ी या बाकी हो जाती हैं। और इसी क्षेत्र में नागौर से लेकर के अजमेर तक का जो एरिया आता है वहां पर इन रोगियों की संख्या अधिक है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, कुब्बड़ पट्टी या बाकी पट्टी कहा जाता है। और लास्ट आता है लूणी बेसिन, जिसके अंदर जोधपुर का हिस्सा भी है, पाली भी है, बाड़मेर भी है और जालोर का पार्ट भी आता है। और इस लूणी बेसिन की बात करें तो इसे गोडवार बेसिन कहा जाता है और यहां पे सबसे अधिक लवणता की मात्रा पाई जाती है। लिखें, लिखो जी। गोडाउन प्रजनन केंद्र बेटा राष्ट्रीय मरु उद्यान में गोडाउन प्रजनन केंद्र भी है और गोडाउन हैचिंग केंद्र भी है। और एक मेरी उड़ान न रोको गोडाउन के संरक्षण के लिए योजना ये भी यहीं पे चलाई गई है। हाँ अंडे देता है ना, हाँ जी देता है, सेवण घास में देता है।
सेवण घास में गोडाउन अंडे देता है, इसके अलावा सेवण घास टिड्डियां जो ना, टिड्डियों का चारा भी है। और जब टिड्डी आती हैं, जब टिड्डी वहां पर आ गई, टिड्डी तो आती है सेवण घास के चक्कर में और आ जाते हैं, कुछ एक मरती भी हैं, उनको गोडाउन खा जाते हैं। और गोडाउन का सबसे पौष्टिक जो भोजन है ना वो टिड्डी है। और पिछली बार जो टिड्डी आई थी उसका रिजल्ट ये आया था कि गोडाउनों की संख्या बढ़ी थी। गोडाउन सामान्यतः साल में 2 बार प्रजनन करता है। पिछली बार ऐसा भी हुआ था, वो टिड्डियों की वजह से गोडाउन ने साल में 3 बार भी प्रजनन किया था। हाँ ऐसा था भाई, पौष्टिकता मिल गई ना, खाने के लिए दाने मिल गए भाई। हाँ मतलब ऐसी प्रकृति है, ये प्रकृति का बैलेंस है। अब आप लोग BSTC तो सभी हो, B.Ed कौन कौन है? अच्छा ज़्यादा BSTC वाले ज़्यादा हैं क्या? हाँ तो टीचर तो बनी गए, तो अब आपसे मैं कुछ ऐसी बातें छुपाऊं कि नहीं गुरुजी, क्यों छुपाऊं भाई, इतना तो समझदार हुई। छुपाऊंगा तो भी समझोगे, तो बेहतर है मैं सीधा ही बोल दूं ना, तुम कुछ और अर्थ निकालोगे, इससे अच्छा है कि मैं सीधा सीधा अर्थ निकाल लूं। हाँ लिखोगे अर्ध शुष्क मरुस्थल, क्योंकि एक टीचर से उम्मीदें ऐसी की जा सकती हैं। पुलिस कांस्टेबल वालों को तो ऐसी बातें नहीं बोल सकता, लेकिन तुम्हें तो कह ही सकता हूं भाई सीधा, ऐसा गुरुजी ऐसा बेटा ऐसा हुआ था, ये प्रकृति का नियम है। हाँ क्योंकि आपको भी जाके पढ़ाना है, तो कुछ शब्द ऐसे शब्द भी आएंगे जहां पर आपको चुप भी रहना पड़ेगा, है ना। तो वहां चुप रहने के बजाय उसका अर्थ गलत ना निकले, सीधा ही बोल दो, वो ज़्यादा बेहतर रहता है। और भारत में सबसे ज़्यादा क्राइम इसीलिए तो होते हैं कि हमने इस सेक्स एजुकेशन पे बात ही नहीं की, और पता नहीं क्या हो जाएगा। अरे नालायक होगा तो पहले बताओ तो सही क्या होगा बच्चों को। बच्चों को बताओगे नहीं तो उसको पता क्या क्या होगा यार। यदि पता होगा तो अपन लोग बचाव रख सकते हैं ना। जब तक हमें पता ही नहीं कि कुछ चीज़ से होता है कि हमें क्या पता क्या होगा, तो उसके प्रति अट्रैक्ट ज़्यादा और होते हैं, अरे यार पता नहीं क्या होगा, है ना। तो ऐसा है कि, तो इसलिए मैं सीधा सीधा बोल दूं ज़्यादा ठीक है, साफ सुथरे शब्दों में, लेकिन अर्थ गलत मत निकालना मेरे बच्चे। हाँ लिखो भाई, लिखोगे। अब पश्चिमी मरुस्थल थे, 2 भागों में बांटा था, वहां पर नंबर 1 लगाया था या ए लगा के लिखा था? ए अर्ध शुष्क मरुस्थल, अब बी लगा, ए शुष्क मरुस्थल, अब बी लगा के लिखोगे अर्ध शुष्क मरुस्थल, अर्ध शुष्क मरुस्थल, अर्ध शुष्क मरुस्थल। और इसमें सबसे पहले लिखोगे वर्षा, वर्षा, वर्षा कितनी होती है? 25 से 50 सेंटीमीटर। अब इस 25 से 50 के ऊपर भी 2 प्रश्न बने कि अर्ध शुष्क मरुस्थल की पश्चिमी सीमा का निदान कितने सेंटीमीटर वर्षा? 25, और अर्ध शुष्क मरुस्थल की पूर्वी सीमा 50। तो जो 25 सेंटीमीटर ना, 25 से 50, 25 के नीचे लिखना पश्चिमी सीमा, अकेले 25 के नीचे वर्षा 25 से 50 सेंटीमीटर, 25 के नीचे लिख लोगे पश्चिमी सीमा की 25 सेंटीमीटर पश्चिमी सीमा बनाती है, और जो 50 है वो लिखना पूर्वी सीमा, 50 सेंटीमीटर जो है पूर्वी सीमा, ये बनाती है पूर्वी सीमा। अब लिखोगे अर्ध शुष्क मरुस्थल का उपविभाजन, अर्ध शुष्क मरुस्थल का उपविभाजन, अर्ध शुष्क मरुस्थल का उपविभाजन। और आजकल के बच्चे बड़े एडवांस हैं। हाँ मेरी बच्ची एक 3 साल की, शाम को बाहर लेके गया तो घुमाने के लिए, ऐसे नई जगह गए तो मन ले रहा था, तो उसको कहा पापा कोल्ड ड्रिंक दिला दी, तो कहा आप भी ले लो। उसके बाद कहती पापा चीयर्स। मैं कहाँ से सीखी आई? हाँ पापा चीयर्स, टीवी में देखा होगा। फिर मैंने उनको कहा नहीं बेटा ये चीयर्स इसमें नहीं करते, ये जो शराब जो पीते हैं ना दूसरे वो करते हैं। ठीक है पापा फिर नहीं करूँगी। अब नहीं तो वो सबके सामने ही करती, वो कहते अच्छा पापू को देख के करती है तू, बापू ने दिखाया तेरे को। हाँ कहीं मम्मी के सामने कहते थे अच्छा तू ये भी करता है मरवा देती, है ना। तो उनको कहा नहीं बेटा ये चीज़ है ना, ये इनके साथ नहीं करते, देखो जो वो आता ना ऐसे डालते हैं उस समय ऐसे करते हैं। ठीक है पापा नहीं करूँगी, बता दिया तो बचाव हो जाएगा। नहीं तो उसके मन में रहता है चीयर्स से पता नहीं क्या तगड़ी चीज़ है, आगे फिर वो चीयर्स के प्रति आकर्षित होती कि चीयर्स ही ले ले 2 एक। लिखोगे भाई उपविभाजन। और नंबर 1 है अर्ध घग्गर बेसिन, अर्ध शुष्क मरुस्थल का उपविभाजन। और सबसे पहले लिखोगे घग्गर बेसिन, घग्गर बेसिन, घग्गर बेसिन।
और घग्गर बेसिन में डैश लगा के लिखना गंगानगर हनुमानगढ़, गंगानगर हनुमानगढ़, गंगानगर हनुमानगढ़, गंगानगर हनुमानगढ़। एक तो विस्तार तो हो गया गंगानगर हनुमानगढ़। नेक्स्ट इसी में लिखोगे घग्गर बेसिन में यह सर्वाधिक सेम प्रभावित क्षेत्र है, यह सर्वाधिक सेम प्रभावित क्षेत्र है, यह सर्वाधिक सेम प्रभावित क्षेत्र है, यह सर्वाधिक सेम प्रभावित क्षेत्र है। और इस सेम को अंडरलाइन करके लिखना। अब जो सेम है इसको अंडरलाइन करके लिखना सर्वाधिक, और सेम को अंडरलाइन लिखना सर्वाधिक। और सर्वाधिक में क्या क्या, एक तो जिला की सर्वाधिक कहां पर है, जिला तो कौन सा है, हनुमानगढ़। और सर्वाधिक में स्थान कौन सा है, बड़ोपल, हनुमानगढ़। ये बड़ोपल भी कहां पर है, हनुमानगढ़ में। कि सर्वाधिक सेम कहां पर है, हनुमानगढ़। और सर्वाधिक सेम किस स्थान पर है, तो बड़ोपल। सेम अंडरलाइन करके लिखा सर्वाधिक। ये सेम सर्वाधिक कहां पर है, जिला हनुमानगढ़ और स्थान बड़ोपल। बड़ोपल कहां है, हनुमानगढ़ में। और इस बड़ोपल के साथ लिखना राज्य का दूसरा पक्षी अभयारण्य बनाया जा रहा है, राज्य का दूसरा पक्षी अभयारण्य बनाया जा रहा है, राज्य का दूसरा पक्षी अभयारण्य बनाया जा रहा है, राज्य का दूसरा पक्षी अभयारण्य बनाया जा रहा है। पहला केवलादेव घना पक्षी विहार, पहला तो केवलादेव ही है, हाँ जी। उसके बाद में बी या 2 नंबर जो भी आप लिख रहे हो, काटली बेसिन। सेम क्या होती है, सेम का पता है क्या, नहरी क्षेत्र में जब नहरों के आसपास का एरिया दलदली बन जाता है, उस दलदली भाग को क्या बोलते हैं, सेम। नहरी क्षेत्र में नहरों के पास का एरिया दलदली बनता है, उसको बोलते हैं सेम। सेम आने का कारण भूमि के आंतरिक भाग में जिप्सम का जमाव और सेम का निवारण जिप्सम। हाँ, दोनों में जिप्सम है, क्योंकि नीचे तो क्या जिप्सम की पट्टी है, तो नहर का पानी पहले तो भूमि सोखती है और फिर वो पानी वापस ऊपर आ जाता है, तो आसपास का एरिया तो बन गया दलदली। तो उसका आने का रीजन भी नीचे जिप्सम का जमाव है। और जब सेम प्रभावित जो भूमि होती है उसको सही बनाने के लिए, उसे उपजाऊ बनाने के लिए उसमें डाला क्या जाता है, जिप्सम। दोनों में जिप्सम काम आती है। काटली बेसिन लिखोगे सीकर चूरू झुंझुनू, सीकर चूरू झुंझुनू, काटली बेसिन सीकर चूरू झुंझुनू। इस काटली बेसिन में एक लिखोगे यहां कच्चे तालाब को जोहड़ कहते हैं, यहां कच्चे तालाब को जोहड़ कहते हैं, यहां कच्चे तालाब को जोहड़ कहते हैं, यहां कच्चे तालाब को जोहड़ कहते हैं। और एक लिखना यह अंतः प्रवाह क्षेत्र है, यह अंतः प्रवाह क्षेत्र है, यह अंतः प्रवाह क्षेत्र है। जिसके फलस्वरूप, यह अंतः प्रवाह क्षेत्र है जिसके फलस्वरूप यहां सिंचाई साधनों के रूप में, जिसके फलस्वरूप यहां सिंचाई साधनों के रूप में, सिंचाई साधनों के रूप में कुओं का सर्वाधिक विकास हुआ है, कुओं का सर्वाधिक विकास हुआ है, कुओं का सर्वाधिक विकास हुआ है। और बस एक कुएं और जो जोहड़ आया है, एक आता है जोहड़ वाले बाबा, एक है जोहड़ वाले बाबा। ये किसको कहा जाता है भाई, जोहड़ वाले बाबा या वाटरमैन ऑफ इंडिया, वाटरमैन ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है, राजेंद्र सिंह को। क्या राजेंद्र सिंह की बात करें, इनको ही तो कहा जाता है। और इन्हीं के द्वारा एक कार्यक्रम चलाया गया था, जोहड़ विकास कार्यक्रम,
जोहड़ विकास कार्यक्रम। और इस जोहड़ विकास कार्यक्रम चलाया कहाँ गया था इसके द्वारा? शेखावाटी। को सरकारी कार्यक्रम नहीं है, ये क्या करता था, इस शेखावाटी क्षेत्र के अंदर ग्रामीण क्षेत्रों में जाता था और लोगों को कहता था कि आपके गांव में जोहड़ होने चाहिए, तालाब होने चाहिए। उसी को नाम दे दिया गया जोहड़ विकास कार्यक्रम। तो ये कार्यक्रम चला कहाँ पर? शेखावाटी क्षेत्र के अंदर। एक यही जो राजेंद्र प्रसाद है, इन्हीं की बात करें, इनकी एक संस्था है, एक संस्था है जिसका नाम है तरुण भारत। संस्था जिसका नाम है तरुण भारत। और तरुण भारत की बात करें तो हाल ही में एक कोप 26 हुआ था क्या? ग्लासगो में हुआ था ना, भी कोप 26 था ना। तो हाल ही में जो एक कोप 26 शायद हुआ था नवंबर 2021 में, नवंबर 2021 में हुआ था भाई। और इस कोप 26 में ये जो तरुण भारत है, इन यहां पर इस तरुण भारत को वाटर मैनेजमेंट में सम्मानित भी किया गया था, सम्मानित भी किया गया था इस राजेंद्र सिंह के साथ। ये बात भी ध्यान रखना। तो लिख लो एक छोटा सा नोट लगा करके, जोहड़ वाले बाबा या वाटरमैन ऑफ इंडिया। जोहड़ वाले बाबा या वाटरमैन ऑफ इंडिया किसको बोलते हैं? राजेंद्र सिंह। हाँ जी, बीहड़, बीहड़ नहीं बीड़। अरे दो शब्द हैं ये, एक तो है बीहड़ और एक है बीड़। बीहड़ जो है ये तो चंबल के साथ है। बीड़ की बात करें, क्या था बीड़ भाई बताऊं तो झुंझुनू क्षेत्र है, यहां पर कुछ उपजाऊ उबड़ खाबड़ भाग है। उपजाऊ उबड़ खाबड़ जो भाग है उसको झुंझुनू में दो नाम से पुकारते हैं, एक तो बीड़ और एक बणी। एक तो बीड़ और एक बणी। ये जो बीड़ है ये तो राजस्थानी भाषा का शब्द है। जो उबड़ खाबड़ उपजाऊ जो भाग है उसको राजस्थानी भाषा में, मतलब जो जो चूरू के टच का पार्ट है, सिक्कर के टच वाला पार्ट, उधर वाले तो बोलते हैं बीड़। और हमारी तरफ वही जो उपजाऊ उबड़ खाबड़ भाग है, उपजाऊ है लेकिन उबड़ खाबड़ भाग है, मतलब वहां पर पेड़ पौधे हैं से, मतलब खेती बाती नहीं होती। कहाँ का चारागाह? हाँ चारागाह कह सकते हो, तुम कह सकते हो, हम तो नहीं कहेंगे, मतलब जानवर तो रहते हैं, ठीक है ना। उसको क्या बोलते हैं? बणी। और ये किसका शब्द है? हरियाणवी। मतलब हरियाणा के सीमा के ऊपर जो झुंझुनू वाला पार्ट है वहां पर जो उबड़ खाबड़ बंजर भाग है, उपजाऊ बंजर भाग, उपजाऊ कहेंगे, बंजर तो नहीं, वो उपजाऊ है लेकिन खेती बाड़ी नहीं होती, मतलब जानवरों का, आवारा जानवर वहीं पे रहते हैं, उसको बोलते हैं बणी। हरियाणा का सीमावर्ती क्षेत्र है। और जो झुंझुनू के पास वाला हिस्सा आता है वो लोग बोलते हैं बीड़, उसको बोलते हैं बीड़। तो ये अलग चीजें, आगे पढ़ेंगे इसको आगे पढ़ेंगे, आगे आएगा बेटा ना। तो राजेंद्र सिंह, एक तो लिखना जोहड़ विकास कार्यक्रम शेखावाटी क्षेत्र में, शेखावाटी क्षेत्र के अंदर। और एक लिखना राजेंद्र सिंह के साथ संस्था कौन सी है? तरुण भारत। तरुण भारत। और इस तरुण भारत के साथ क्या लिखना है? तरुण भारत को अंडरलाइन कर लिखना, हाल ही में कोप 26, हाल ही में कोप 26 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। कोप का मतलब क्या होता है? कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। कोप 26 में वाटर मैनेजमेंट श्रेणी में, कोप 26 में वाटर मैनेजमेंट श्रेणी में सम्मानित किया गया, वाटर मैनेजमेंट श्रेणी में सम्मानित किया गया, वाटर मैनेजमेंट श्रेणी में सम्मानित किया गया। पाट नदी के किनारे, पुराने दादाओं के पास, दादा अपने दादा दादी थे ना, नाना नानी, उनके पास बैठते ना तो पाट वाट सब सीख लेते। वो राजाओं की कहानी से कहते थे कि भैया एक राजा हो, एक दिन नदी का पाट पर बैठे हो। नदी को पाट कहो ना, नदी को किनारो है, पाट कहो ना, नदी को किनारो, ठीक है। हाँ, मतलब अपने बड़े बुजुर्गों से रहते, पास रहते ना, तो अपनी बहुत सारी चीजें सुधरती हैं। लेकिन हम लोग न्यूक्लियर रहने लगे। चलो जी, आ जाओ, अब सी पार्ट पे आ जाओ। नागौरी उच्च भूमि, नागौरी उच्च भूमि, नागौरी उच्च भूमि। और आपके रीट लेवल फर्स्ट वालों में तो था ही परिवार टॉपिक, पढ़ाया है मैंने।
हाँ पढ़ाया था ना तूने, कहाँ हो, तेरे को परिवार में नहीं पढ़ाया था ना। हाँ अरे तुम्हें नहीं पढ़ाया, इस लड़के को मैंने परिवार पढ़ाया हुआ है। तो परिवार, संयुक्त परिवार में क्या फायदे हैं, न्यूक्लियर परिवार के क्या फायदे नुकसान है। नागौरी उच्च भूमि, नागौर जोधपुर, नागौर जोधपुर, नागौरी उच्च भूमि का विस्तार कहां पर है, नागौर जोधपुर, नागौर जोधपुर। कॉप का मतलब बेटा कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होता है। अब इस नागौरी उच्च भूमि में लिखोगे तो पहली लाइन सर्वाधिक प्रतिभूमि वाला क्षेत्र, सर्वाधिक प्रतिभूमि वाला क्षेत्र, पड़ी है भूमि, खेती योग्य है लेकिन खेती होती नहीं है, सर्वाधिक प्रतिभूमि वाला क्षेत्र, सर्वाधिक प्रतिभूमि वाला क्षेत्र। एक लिखोगे सर्वाधिक फ्लोराइड प्रभावित क्षेत्र, सर्वाधिक फ्लोराइड प्रभावित क्षेत्र, सर्वाधिक फ्लोराइड प्रभावित क्षेत्र, सर्वाधिक फ्लोराइड प्रभावित क्षेत्र। एक लिखोगे फ्लोराइड युक्त पानी पीने से सर्वाधिक फ्लोराइड युक्त पानी पीने से फ्लोरोसिस नामक रोग होता है। फ्लोराइड युक्त पानी पीने से फ्लोरोसिस नामक रोग होता है, जिसमें फ्लोरोसिस नामक रोग होता है जिसमें हड्डियां टेढ़ी मेढ़ी, जिसमें हड्डियां टेढ़ी मेढ़ी, हड्डियां टेढ़ी मेढ़ी या बांकी हो जाती हैं, हड्डियां टेढ़ी मेढ़ी या बांकी हो जाती हैं, हड्डियां टेढ़ी मेढ़ी या बांकी हो जाती हैं। ठीक है जी। और एक लिखोगे इसी नागौरी उच्च भूमि में कुब्बड़ पट्टी या बांकी पट्टी, कुब्बड़ पट्टी या बांकी पट्टी, कुब्बड़ पट्टी या बांकी पट्टी। और डैश लगा के लिखना नागौर से अजमेर के मध्य विस्तार, नागौर से अजमेर के मध्य विस्तार, नागौर से अजमेर के मध्य विस्तार। हो गया। चलो तो ये अपना एक पार्ट हो गया पश्चिमी मरुस्थल। अच्छा एक रह गया भाई, डी रह गया, सॉरी। हाँ डी, एक डी पार्ट और रह गया इसमें, सॉरी। ये कौन सा है, लूणी बेसिन, लूणी बेसिन, लूणी बेसिन। डैश लगा के लिखना पाली, पाली, जोधपुर, बाड़मेर, जालोर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर, जालोर। इसमें लिखोगे इसे गोडवार बेसिन भी कहते हैं, इसे गोडवार बेसिन भी कहते हैं, इसे गोडवार बेसिन भी कहते हैं। और एक लिखना यहां सर्वाधिक लवणता पाई जाती है, यहां सर्वाधिक लवणता पाई जाती है, सर्वाधिक लवणता पाई जाती है। ठीक है जी, बस इतना का है। तो अपना एक भौतिक प्रदेश हो गया, कौन सा, पश्चिमी मरुस्थल। कोई डाउट? हाँ कुछ बातें जैसे भाई यहाँ पर हो सकता है रह गई हो तो वो आगे भी जुड़ जाएंगी, बीड़ बाढ़ है ये जुड़ जाएंगे आगे, मतलब ऐसी बातें नहीं रहो, ऐसी बातें नहीं बचनी चाहिए जो आगे नहीं जुड़ती हों। हाँ एक पार्ट रह गया छोटा सा, मतलब ये यहां तक हो गया ना। अब देखो आगे, आगे क्या आता है
कि ये जो पश्चिमी मरुस्थल है इसको हमने भौतिकी रूप से बांट दिया, इसका विभाजन हमने पढ़ लिया, लेकिन इस पश्चिमी मरुस्थल का एक उप विभाजन और किया जाता है। अभी तक हमने पश्चिमी मरुस्थल पढ़ा, इसको दो भागों में बांट दिया, एक तो शुष्क और दूसरा अर्ध शुष्क। लेकिन ये जो पार्ट है, ये जो पश्चिमी मरुस्थल है, इस पश्चिमी मरुस्थल का एक उप विभाजन और है, और दूसरा उप विभाजन जो है वो किया जाता है इसमें बालूका स्तूपों के आधार पर। तो एक नोट लगा करके आता है कि पश्चिमी मरुस्थल का ये भी क्या है, पश्चिमी मरुस्थल का उपविभाजन, पश्चिमी मरुस्थल का उपविभाजन ही है। और ये है क्या समस्या, तो भाई इस पश्चिमी मरुस्थल के अंदर रेत पाई जाती है, मरुस्थलीय भाग है। तो इस मरुस्थलीय भाग में कुछ क्षेत्र तो ऐसा है जिसमें रेत पाई जाती है और कुछ क्षेत्र ऐसा जिसमें रेत पाई नहीं जाती। तो हम ये कहें कि सामान्यतः अपना इस जैसलमेर के अंदर तो एक स्थान है जिसका नाम है पोकरण, बाड़मेर में एक स्थान है जिसका नाम है बालोतरा, और एक जोधपुर में एक स्थान है जिसका नाम है फलोदी। ये जो अपना पाठ आता है इसी की चर्चा करें। ये जो हिस्सा है, ये जो पाठ है ये तो आता है बालूका स्तूप मुक्त क्षेत्र है, बालूका स्तूप मुक्त क्षेत्र है, अर्थात यहां पर बालूका स्तूप नहीं पाए जाते। और ये जो बालूका स्तूप मुक्त क्षेत्र है ये है कितना, 41.5% हिस्सा है। और इसके अलावा ये जो पार्ट बच गया बाकी हम चर्चा करते हैं, बाकी चर्चा हम लोग करते हैं। ये कौन सा हो गया, बालूका स्तूप सहित क्षेत्र है। स्तूप क्षेत्र की बात करें, बालूका स्तूप सहित क्षेत्र है, बालूका स्तूप क्षेत्र जो आता है 58.5%। अब इसी बालूका स्तूप मुक्त क्षेत्र की बात करें, इसका एरिया तो कितना है 41.5। तो गुरुजी यहां पर बालूका स्तूप नहीं है तो क्या है कि भाई बालूका स्तूपों से विहीन हो गया पार्ट। तो यहां पर जो है ना, यहां पर हम बात करें एरिया क्या है कि इस क्षेत्र में पहाड़ियां ही पहाड़ियां हैं। ये क्षेत्र क्या है, पहाड़ी क्षेत्र आता है। और पहाड़ी क्षेत्र होगा तो वहां पर बड़े बड़े पत्थर भी होंगे, होंगे कि नहीं होंगे। तो ये जो क्षेत्र है ये पहाड़ी वाला क्षेत्र है, या हम कहें ये जो क्षेत्र है ये पथरीला मरुस्थल है, पथरीला मरुस्थल। इसकी यदि हम चर्चा करें तो ये पथरीला मरुस्थल है। ये बालूका स्तूप मुक्त क्षेत्र कैसा पार्ट है, पथरीला युक्त या पथरीला रेगिस्तान कह सकते हैं कि पथरीला रेगिस्तान है ये, है ना। पथरीला है, रेगिस्तान तो है, बस बालू का स्तूप नहीं है। रेगिस्तान का मतलब ये जरूरी नहीं कि वहां पर बालू का स्तूप ही होंगे, बारिश कम है वो भी रेगिस्तान है। तो ये पथरीला रेगिस्तान है, और पथरीला रेगिस्तान जो होता है उसे कहा जाता है हमादा। तो ये जो बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हमादा। तो ये हमादा क्षेत्र है, पथरीला रेगिस्तान है। पत्थर तब आएंगे जब इसके अंदर पहाड़ियां वगैरह होंगी। तो यहां पर चट्टानें जो पाई जाती हैं ये पाई जाती हैं अवसादी चट्टान। तो ये क्षेत्र अवसादी चट्टानी क्षेत्र आता है। और अवसादी चट्टान है तो याद रखना कोयला भी अवसादी चट्टान है, और पेट्रोलियम पदार्थ भी अवसादी चट्टानों में ही पाए जाते हैं। इसका मतलब ये जो क्षेत्र है इसी क्षेत्र से राज्य के अंदर कोयला और पेट्रोलियम जो पदार्थ आते हैं इनका उत्पादन किया जाता है। ठीक है। इसके अलावा एक ये जो बालूका स्तूप मुक्त क्षेत्र हमने कहा कि भाई ये इस प्रकार से पथरीला मरुस्थलीय भाग है। तो यहां पर इस पथरीले मरुस्थलीय भाग के अंदर यहां पर इन पत्थरों के बीच में वर्षा जल इकट्ठा होता है। यहां पर क्या जाएगा, वर्षा जल इकट्ठा होने पर यहां पर झील बन जाती है इस बालूका स्तूप मुक्त क्षेत्र में, और उसे हम लोग बोलते हैं बालसन झील। बालसन झील। तो पथरीले रेगिस्तान के अंदर पहाड़ियों के बीच में जो बनी हुई झीलें हैं उनको कहा जाता है बालसन झील। और ये जो बालूका स्तूप क्षेत्र है यदि हम बात करें तो इसको ये कह सकते हैं कैसा मरुस्थल है, ये रेतीला मरुस्थल कह सकते हैं। इसी को हम लोग एक नाम से और पुकार सकते हैं कंकरीला, क्योंकि यहाँ पे रेत जो है ना उसके कण मोटे हैं तो वो कांकर सा बोला ना, कांकरी,
तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, कंकरीला मरुस्थल, या इसको कंकरीला मरुस्थल भी कहा जा सकता है, या इसी को जहां पर कहीं पर तो कांकरियां ज्यादा है और कहीं पर रेत ज्यादा है, इसीलिए इस पार्ट को हम लोग ये भी कह सकते हैं कैसा मरुस्थल है, मिश्रित मरुस्थल है। और कंकरीला या जो रेतीला मरुस्थल पार्ट होता है इसी को क्या कहा जाता है, क्या बोलते हैं इसको, इर्ग, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेग। मतलब मरुस्थल है रेग, और मरुस्थल कैसा है, कंकरीला है मिश्रित, तो क्या है, इर्ग। तो यदि आ जाए कि रेग क्या है, रेग का मतलब मरुस्थल ये भाग, मरुस्थल बोला गया। इर्ग का मतलब कंकरीला या मिश्रित मरुस्थल, और हमादा पथरीला मरुस्थल। अब वापस से सुनो, जो पश्चिमी मरुस्थल है, इस पश्चिमी मरुस्थल का एक उपविभाजन और है। पहले वाला उपविभाजन था वो तो था वर्षा के आधार पर 50 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर वर्षा के आधार पर। दूसरा जो उपविभाजन हम लोगों ने किया ये बालूका स्तूपों की उपलब्धता के आधार पर किया है। और बालूका स्तूपों की यदि हम बात करें तो राजस्थान का इस पश्चिमी मरुस्थल का कुछ भाग ऐसा है जो बालूका स्तूप मुक्त है, और कुछ एक है बालूका स्तूप युक्त। तो पोखरण, बालोतरा और फलोदी का बीच का जो भाग है ये तो आता है बालूका स्तूप मुक्त क्षेत्र। यहां पर है तो रेगिस्तान, ये है तो मरुस्थल ये पार्ट, लेकिन बालूका स्तूप नहीं है। तो कैसा मरुस्थल है, पथरीला मरुस्थल या पथरीला रेगिस्तान हम लोग कह सकते हैं। और पथरीला मरुस्थल या रेगिस्तान को कहा जाता है हमादा। और इस हमादा क्षेत्र में बनने वाली जो झीलें होती हैं उनको कहा जाता है बालसन झील। और यहाँ पर औषधि चट्टानें पाई जाती हैं, और यहीं से कोयला और पेट्रोलियम पदार्थों का उत्पादन किया जाता है। और एक पार्ट आता है बालूका स्तूप युक्त क्षेत्र, जिसका एरिया है 58.5। सबसे ज्यादा यहाँ से पर्सन जो बने ना वो बने इस एरिया को लेकर के, 41.5 और 58.5 यह पर्सन बना एक हमादा को लेकर के। या बालूका स्तूप मुक्त एरिया कौन सा, इसके अलावा यहाँ से और कोई पर्सन बनता भी नहीं है, बस पता होना चाहिए। और इस बालूका स्तूप क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पर रेतीला, कंकरीला या मिश्रित मरुस्थल ये भाग है जिसको हम लोग इर्ग या रेग के नाम से जानते हैं। लिखे तो पहले तो चित्र बना सकते हो कैसा, मैं बना देता हूं, दूसरा बना देता हूं भाई, ये तो मुझे पता नहीं बनाओगे तुम। हेडिंग लिखोगे पश्चिमी मरुस्थल का बालूका, इस नोट लगा के लिखना है, पश्चिमी मरुस्थल का कितने उपविभाजन करेंगे। अलग अलग मापदंडों के आधार पर अलग अलग उपविभाजन कर सकते हैं, अपनी मर्जी है। वर्षा के आधार पर एक कर दिया, बालूका स्तूपों की उपलब्धता के आधार पर एक कर दिया, हम चाहें तो उसके आधार, इसके अलावा और भी हैं, और भी मापदंडों के आधार पर कर सकते हैं। ये तो कितने भी मापदंड होने चाहिए, तुम्हारी कक्षा को कई मापदंडों के साथ आधार पर अलग अलग कर सकते हैं भाई। एक तरफ लड़के एक तरफ लड़कियां, एक मापदंड, एक कहें कि भाई एक तरफ 60 से कम, एक तरफ 60% से ज़्यादा वाले बैठेंगे, एक तरफ यूनिफॉर्म वाले, एक तरफ बिना यूनिफॉर्म वाले बैठेंगे। तो मापदंडों के आधार पर कितने भागों में बांट सकते हैं ना। तो ये कोई ऐसे हार्ड एंड फास्ट नहीं कि कितने भागों में विभाजन करोगे भाई, कितने भी कर सकते हो। पढ़ाने की हिम्मत होनी चाहिए, तुम्हारी पढ़ने की हिम्मत होनी चाहिए। मापदंड कितने भी ले आओ, है ना, तभी तो कहते ना कि भाई जीके का कोई अंत नहीं है ना। एग्जामिनर बैठा वो कह दे चलो बताओ पश्चिमी मरुस्थल को मिट्टी के आधार पर कितने, पश्चिमी मरुस्थल को मिट्टी के आधार पर कितने उपभागों में बांटा गया, अपन तो चक्कर मारते मिलेंगे। वो तेरी ये तो पढ़ा ही नहीं, ये पढ़ा तो नहीं, लेकिन जब मिट्टी का पार्ट पढ़ेंगे उसके बाद समझ में आ जाना चाहिए था, अच्छा ठीक है इधर ऐसी की मिट्टी है। या पूछें कि भाई पश्चिमी मरुस्थल को वहाँ की जलवायु के आधार पर कितने भागों में बांटा गया, हाँ भाई जलवायु के आधार पर है मापदंड अलग अलग, तो अपने अलग अलग मर्जियां हैं भाई, कितने मापदंड पे कितना पढ़ लो, पढ़ने की हिम्मत होनी चाहिए, पढ़ाने की हिम्मत होनी चाहिए। चलो लिखोगे पश्चिमी मरुस्थल का बालूका स्तूपों के आधार पर उपविभाजन, और इंपॉर्टेंट लगा लेना, पूछा जाता है। हो गया इतना सा। अब एक राजस्थान का मैप बनाना, ऐसा ऐसी कम करवाएं, बंदी करवा दें, किसको, अच्छा हेडिंग को पश्चिमी मरुस्थल का बालूका स्तूपों के आधार पर उपविभाजन, पश्चिमी मरुस्थल का बालूका स्तूपों के आधार पर उपविभाजन, ऐसी कम करो भाई। तेरे बगल वाले कह रही गुजी बंद करो, तू कह रही ना, अब क्या करें, ऐसा थोड़ी ना होता बेटा। नहीं नहीं, अब आप टीचर हो, ऐसा तो सोचते हो तो गलती सोचते हो, क्योंकि एक साथ एक एसी में दो काम तो हो नहीं सकते, है ना। चलो
अब ऐसा राजस्थान का मैप बनाओ, बना लिया। अब इसको बीच में से बांट दो ऐसे, और ये लिख दोगे 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा, 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा। हो गया। अब यहां पर आ जाओ भाई, एक ऐसा सा त्रिकोण सा बना सकते हो। इस एक किनारे पे लिखोगे पोकरण, एक पे लिखना बालोतरा, और एक पर है फलोदी। नहीं लिख रहा? हाँ, पोकरण, बालोतरा और फलोदी। अब ये जो पार्ट है इधर से टिक लगा के लिखना, ये कैसा पार्ट है? बालूका स्तूप विहीन क्षेत्र, बालू का स्तूप विहीन क्षेत्र है। ये बालू का स्तूप विहीन क्षेत्र है। हाँ जी, हाँ, ये पोकरण, बालोतरा और फलोदी के बीच ये पार्ट। ये बालू का स्तूप विहीन क्षेत्र है। इसमें लिखना है एक तो क्षेत्र, इसका क्षेत्र कितना है? 41.5%। एक लिखोगे यह चट्टानी मरुस्थल है, बड़े पत्थरों वाला या चट्टानी मरुस्थल लिख दो। यह चट्टानी मरुस्थल है, बड़े पत्थरों वाला कह दो, चट्टानी कह दो, एक ही बात है। यह चट्टानी मरुस्थल है। एक लिखोगे इसे हमादा कहते हैं। एक यहां आ जाएगा, यहां अवसादी चट्टाने हैं, यहां अवसादी चट्टाने हैं। और ये अवसादी चट्टानों का संबंध किस युग के साथ है? ये जो अवसादी चट्टाने यहां पे जो पाई जाते हैं ना, ये अवसादी चट्टाने जो है इनका संबंध जुरेसिक युग के साथ है। ये कौन से युग की हैं? जुरेसिक युग की। जुरेसिक युग का इनका संबंध आता है। और एक लाइन हो जाएगी, यहां पेट्रोलियम पदार्थों का उत्पादन। यह है बालू का स्तूप विहीन क्षेत्र। बालोतरा, फलोदी और पोकरण के बीच का 41.5 है, चट्टानी मरुस्थल है, हमादा कहते हैं। यहाँ अवसादी चट्टान है, जुरेसिक, और यहाँ पर पेट्रोलियम पदार्थ का उत्पादन। और एक को लिख लेना, एक लिखना यहां बनने वाली झीलों को बालसन झील कहते हैं। इसका मतलब हमादा क्षेत्र में या चट्टानी मरुस्थल के अंदर जो झीलें बनती हैं उनको क्या कहा जाता है? बालसन झील। हो गया भाई। और उसके बाद में एक ये जो बाकी का हिस्सा बच गया, ये कैसा है? बालू का
स्तूप सहित क्षेत्र 58.5%। यह रेतीला, कंकरीला या मिश्रित मरुस्थल है, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? रेग या ईर्क। बस इसको रेग भी कह देते हैं, ईर्क भी कह देते हैं। ये पार्ट है। आप में साइंस के बच्चे कितने हैं? ऊपर से तो नहीं जा रहा ना? हाँ भाई, ऐसा कौन है जिनके गया? मैंने तो तुम्हें साइंस वालों को देख के ही पढ़ा है कि भाई आर्ट्स वालों को तो समझ में आता है मामला। हाँ जी, युग क्या है? युग तो बेटा युग ही है, कि समय अवधि है युग की। इसलिए मैंने ज्यादा युग नहीं पढ़ा है ना, आपको सब 2-4 युग बताएं कि भाई इसका संबंध जुरेसिक युग से, 2-4 नाम तो रट लोगे। बढ़े आगे। हाँ जी, अब देखो अगला उपविभाग। हाँ जी, चलो आगे। हाँ जी, अब अगला जो भौतिक प्रदेश आता है नंबर 2, नंबर 2 की हम बात करें तो ये आता है अपना अरावली पर्वतमाला। और इस अरावली पर्वतमाला की बात करें, इंपॉर्टेंट है, ऐसी एक भी एग्जाम नहीं गई, एक भी एग्जाम नहीं गई जहां पर अरावली से क्वेश्चन नहीं आता। मतलब राजस्थान में, राजस्थान जीके दी आएगा तो अरावली का क्वेश्चन आएगा, ये फिक्स है भाई। बाकी पश्चिमी मरुस्थल से आए ना आए, पूर्वी मैदान से प्रश्न बने न बने, दक्षिणी पूर्वी पठार से क्वेश्चन बने न बने, लेकिन अरावली से क्वेश्चन बनेगा, ये निश्चित है। और इस अरावली को हम 3 भागों में बांट करके पढ़ेंगे। एक तो आता है अरावली का सामान्य परिचय, कि भाई ये अरावली है क्या। एक हम बात करेंगे इस अरावली का भारत में विस्तार, कि भारत में इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है थोड़ा सा। और एक हम बात करेंगे इसका राजस्थान में विस्तार, उपयोगिता और इसके महत्व की, और इसकी डिटेल जो है ना वो हम लोग यहां से पढ़ने वाले हैं भाई। चलें आगे। अब सबसे पहले यदि हम बात करें इस अरावली पर्वतमाला का सामान्य परिचय की बात करते हैं, कि अरावली जो पर्वतमाला इसका सामान्य परिचय है क्या, कब आई, क्या क्या इसके बारे में आते हैं। जो सिंपल इंट्रोडक्शन है, सिर्फ अरावली कहां पर है, क्यों है, कैसे, वो नहीं। तो पहली बात तो आती कि अरावली जो है ये विश्व की सबसे प्राचीनतम पर्वतमाला है। मतलब आज जितनी भी पर्वतमालाएं हैं ना इस पूरे विश्व में, उनमें सबसे प्राचीनतम की बात करें वो कौन सी आती है? सर पहले जो बालू का स्तूप बताए थे वो कौन से भौतिक प्रदेश में आते हैं? दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग में। और क्या बोलूं भाई, मैं किसको पढ़ा रहा था? ये तो पूछ रहा था कि क्या हुआ, कहीं खो तो नहीं गए कि किसको पढ़ा दिया? अरे पहले जो पढ़ाया वो पश्चिमी मरुस्थल ही पढ़ाया था, और पश्चिमी मरुस्थल का पहले सामान्य इंट्रोडक्शन था, बाद में पश्चिमी मरुस्थल को 2 भागों में बांटा, और एक शुष्क मरुस्थल और दूसरा अर्ध शुष्क। जो बालू का स्तूप थे वो शुष्क मरुस्थलीय भाग में ज्यादा हैं, इसलिए वहां पे जोड़ देते हैं, क्योंकि उसको रेतीला कहते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि बालू का स्तूप सिर्फ शुष्क में है, बालू का स्तूप अर्ध शुष्क में भी है, लेकिन उनको इसलिए वहां पर पढ़ाया जाता है क्योंकि शुष्क मरुस्थल को रेतीला मरुस्थल भी कहते हैं, इसलिए पढ़ा देते हैं वहां पर। सर अभी जो आपने बताया ये बालू का स्तूप वगैरह शुष्क में नहीं आते क्या?
ये बाई एक बाई है या कल्पना नाम की, कल्पना नाम की बाई है क्या गुरुजी कट रहेगी? आजा बेटा, यहीं तो नहीं बैठी है? हाँ यहाँ बैठी बैठी भी कर देते हैं। गुरुजी कहाँ है? पीछे वाले दिखते ही नहीं है। अब पढ़े? हाँ जी चलो, विश्व की सबसे प्राचीनतम पर्वतमाला है। एक यदि हम बात करें कि गुरुजी विश्व की सबसे प्राचीनतम है, तो उसके बारे में दो बातें निकल के आ जाती हैं कि एक तो भाई इसका निर्माण जो है ना, ये निर्माण कब हुआ? तो इसका निर्माण हुआ था प्री कैम्ब्रियन युग में। ये बातें मैंने आपको बताई भी थी पहले। इसका निर्माण कब हुआ? प्री कैम्ब्रियन युग के अंदर इसका निर्माण हुआ। एक आ जाते हैं कि इस अरावली के समकालीन पर्वतमाला, कि क्या इस पृथ्वी के ऊपर और भी पर्वतमाला हैं जो इस अरावली के समकालीन है, जिनका संबंध प्री कैम्ब्रियन युग से आता है? तो भाई यदि हम एक तो बात करें तो एक तो आ जाती है अपनी अपलेशियन पर्वतमाला। एक तो है अपलेशियन पर्वतमाला जो कि यूएसए के अंदर है। एक तो ये आती है इसके समकालीन, सेम टाइम की है। उसके बाद में एक आ जाती है अपने यहां पर विंध्याचल पर्वतमाला। विंध्याचल पर्वतमाला वो भी सेम टाइम की है। और एक आ जाती है अपने यहां पर है धारवाड़ की पहाड़ियां। धारवाड़ की पहाड़ियां कर्नाटक के अंदर हैं ये धारवाड़ की पहाड़ियां। लेकिन ये जो पहाड़ियां हैं इनमें ज्यादातर हिस्सा इनका भूगर्भिक विस्तार है, ज्यादातर इनका भूगर्भिक विस्तार है भाई, उसकी बात की जाती है। उसके बाद में आता है कि गुरुजी अरावली पर्वतमाला है कैसी पर्वतमाला? कि भाई प्राचीनतम है प्री कैम्ब्रियन युग में, इसके समकालीन। तो अरावली कैसी पर्वतमाला है? तो अरावली जो है, अरावली वलित पर्वतमाला है। अरावली जो है ये वलित पर्वतमाला है। और वलित का मतलब क्या होता है? देखो, एक आ जाता है इसके स्वरूप की बात करें कि इसका स्वरूप कैसा है। तो भाई इसका स्वरूप जो था दो भागों में बांटेंगे। एक तो प्रारंभ में, तो प्रारंभ में क्या हुआ? अरावली जो बनी ये इस प्रकार की बनी थी। ये अरावली पर्वतमाला ऐसी थी, इसमें फोल्ड पड़े हुए थे। और जो फोल्डिंग जो रेंज होती है ना, उसी को क्या कहा जाता है? वलित पर्वतमाला। तो ये प्रारंभ की बात करें तो प्रारंभ में, और स्वरूप का मतलब रंग रूप आकार, अर्थात दिखाई कैसी देती थी? तो प्रारंभ में तो ये हमें कैसी दिखाई देती थी? वल्याकार। कैसी दिखाई देती थी? वल्याकार। और बनी भी कैसी थी? वल्याकार। इसलिए इसको बोलते हैं कि वलित पर्वतमाला है। हाँ, बाद में इसके स्वरूप में बदलाव जरूर हुआ है। यदि हम बात करें, एक आता है इसके वर्तमान स्वरूप की, कि भाई इसका वर्तमान स्वरूप कैसा है? तो वर्तमान स्वरूप आता है अवशिष्ट के रूप में। अवशिष्ट के रूप में क्यों भाई? ये इसलिए कि जब प्रारंभ में इसका निर्माण हुआ था तो सामान्यतः यदि हम प्रारंभ में इसकी ऊंचाई की बात करें, ये ऊंचाई थी 2700 से 2800 मीटर तक। जब ये बनी थी तो इसकी ऊंचाई 2700 से लेकर के 2800 मीटर तक थी। ठीक है जी। एक तो ये बेटा इर्ग रेतिला मरुस्थल नहीं है, तो रेतिला मरुस्थल तो बताया मैंने, और मैंने क्या बताया? वही बताया भाई मैंने। तो अब तुम्हें नहीं समझ में आया तो मैं क्या करूं? लिखवाया ना रेतिला मरुस्थल, मिश्रित मरुस्थल, रेग या इर्ग, वही तो लिखवाया भाई। 2700 से लेकर के 2800 तक थी। इसके अलावा एक चीज और आती, यहीं से देखो, उसके बाद में समझ में आएगा अवशिष्ट क्यों है। एक आती है कि किसका हिस्सा है, और ये जो हिस्सा है यदि भारत की बात करें तो भारत के सापेक्ष तो हमने पढ़ा ही पहले, प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है। और यदि ये पूछा जाए कि अंगारा लैंड या गोंडवाना लैंड में से किसका हिस्सा है, तो जवाब आता है ये गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। और गोंडवाना लैंड के बारे में कहा जाता है कि भाई यहां पर कोई भी पर्वत निर्माण की जो घटना है वो घटना नहीं होती। इसका मतलब समझो, मतलब यह है कि आज जब हम पढ़ते हैं कि माउंट एवरेस्ट जो आता है ना, उसकी ऊंचाई बढ़ रही घट रही है? बढ़ रही है। उसके पीछे रीजन ये है कि माउंट एवरेस्ट टेथिस सागर का हिस्सा माना जाता है। टेथिस सागर का हिस्सा था। इसके उत्तर की ओर, इसके उत्तर की ओर जो एक प्लेट आती है जिसको हम लोग बोलते हैं यूरेशियन प्लेट, और इसके दक्षिण की ओर एक प्लेट है जिसका नाम है इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, और वो इंडो
यूरेशियन प्लेट तो आती है दक्षिण की ओर, इंडो ओशियन प्लेट जाती है उत्तर की ओर, और इन दोनों में दबाव पड़ रहा है और बीच का मलबा बाहर आ रहा है और पर्वत धीरे धीरे ऊपर उठ रहा है। क्योंकि पर्वत बनने का मतलब समझना, जैसे मेरे पास ये प्लेन क्षेत्र है, यदि मैं इसको दोनों तरफ से दबाऊंगा तो ये भाग कहां जाएगा? ऊपर उठेगा। ऊपर उठ रहा है इसका मतलब ये मैदान है और मैदान से कोई भाग ऊपर उठ रहा है, तो जो भाग ऊपर उठ जाएगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पर्वत और पठारी तो बोलते हैं। तो जैसे जैसे दबेगा ये क्या बन जाएगा? पर्वत। तो पर्वत बनने के लिए दोनों तरफ से क्या होना चाहिए? दबाव। तो हिमालय जो पर्वतमाला है वो तो वहां पे तो पर्वत निर्माण की घटना हो रही है, अर्थात पर्वत की ऊंचाई बढ़ रही है, लेकिन ये जो गोंडवाना लैंड है इसमें पर्वत निर्माण की कोई घटना नहीं हो रही। अर्थात अरावली को जो बनना था, जितनी ऊंचाई होनी थी वो हो चुकी, और इसकी ऊंचाई कितनी हुई? 2700 से लेकर के 2800 मीटर। 2700 से लेकर के 2800 मीटर। अब ये गोंडवाना लैंड का हिस्सा है तो अब इसकी ऊंचाई नहीं हो रही। अब क्या हो रहा है यहां पर? अब यहां पर हम कह सकते हैं कि भाई विभिन्न, एक तो कह सकते हैं भौतिक कारक, विभिन्न जो भौतिक कारक है, भौतिक कारकों का मतलब है जैसे बारिश है, ये तो भौतिक कारक है। बारिश आती है इस अरावली क्षेत्र में तो नदियों के द्वारा बारिश आएगी तो पानी बह के चलेगा, तो उसका कटाव करेगी कि नहीं करेगी? एक आ जाता है मानवीय कारक, मानवीय कारक अर्थात मानव के द्वारा भी इसका कटाव किया जाता है। और एक हम कह सकते हैं रासायनिक कारक, इनकी वजह से धीरे धीरे अरावली की क्या हुई? ऊंचाई घटती चलेगी, और अब ये अरावली ऐसी सी बची है बस। ये लो जी, इसलिए पहले तो ऐसी थी और अब ऐसी, इसलिए इसको क्या कहते हैं कि अब तो बचा कुचा भाग है, इसलिए इसको क्या बोला गया? अवशिष्ट पार्ट। और वर्तमान में इसकी ऊंचाई कितनी है? 930 मीटर। तो कहां 2700 से कहां पर आ गई? 930। तो इसको क्या बोलते हैं? अवशिष्ट पार्ट। तो ये कुछ एक बातें आ गई। एक इसी अरावली की बात करें, एक आता है भाई इसका सर्वप्रथम भूगर्भिक अध्ययन किसने किया? सबसे पहले भूगर्भिक अध्ययन तो ये किया था हेरोन महोदय ने। सबसे पहले भूगर्भिक अध्ययन किसने किया? हेरोन महोदय ने किया। एक यहां से चीजें आ जाती हैं, इस अरावली की बात करें कि भाई इसके अंदर चट्टानें कैसी पाई जाती हैं? चट्टानें, तो यहां पर इसका संबंध किससे आता है? ज्वालामुखी से। इसका निर्माण किससे हुआ है? ज्वालामुखी से। और ज्वालामुखी से हुआ, इसका मतलब इसमें चट्टानें कौन सी होंगी? आग्नेय। ये तो कन्फर्म हो गया, इसमें चट्टानें कौन सी हैं? आग्नेय। और आग्नेय चट्टानों को भी दो भागों में बांटा जाता है। आग्नेय चट्टानों के दो रूप हैं, भागों में नहीं कह सकते। आग्नेय चट्टान के दो प्रकार हैं, एक तो आती है ग्रेनाइट, एक तो होती है ग्रेनाइट और एक होती है बेसाल्ट। एक होती है ग्रेनाइट और एक होती है बेसाल्ट। और इस अरावली की बात करें कि इसमें कौन सी चट्टानें हैं, तो जवाब क्या हो जाएगा? ग्रेनाइट। या तो पूछे कि कैसी चट्टानें पाई जाती हैं? आग्नेय। या अगला ऑप्शन कोई और हो कि कैसी चट्टानें? ग्रेनाइट है, बेसाल्ट है, या कोई दूसरे और नाम है, तो फिर क्या करना है? ग्रेनाइट। या इन दोनों का एक सम्मिलित रूप और भी आता है, और वो आता है पैग्मेटाइट। मतलब कि होता क्या है? आग्नेय चट्टान बन गई। जब आग्नेय चट्टान किससे बनते हैं? लावा के ठंडा होने से। तो जब लावा ठंडा होता है ना, तो उस समय या तो लावा बहुत जल्दी ठंडा होगा या धीरे धीरे ठंडा होता है। तो बहुत जल्दी जब ठंडा होता है तो जैसा लावा आया था वैसा का वैसा जम गया, तो उसमें होते हैं एकदम महीन कण, उसमें होते हैं महीन कण। तो महीन कणों वाली जो चट्टान होती हैं उनको तो क्या बोलते हैं? बेसाल्ट। और जब लावा धीरे धीरे जमता है तो उसमें छोटे छोटे संगठन बन जाते हैं, कणों का आकार बड़ा हो जाता है। तो बड़े कणों के आकार वाली चट्टानें कौन सी होती हैं? ग्रेनाइट। तो अपने या तो यहां पर कह सकते हैं ग्रेनाइट पाई जाती हैं, या एक इन दोनों के बीच का रूप है, तो ना तो महीन कण है और ना ही मोटे, उसको क्या बोलते हैं? पैग्मेटाइट। और एक यहां से आते हैं, इसमें खनिज कौन से पाए जाते हैं? तो आग्नेय चट्टानों में कौन से खनिज होते हैं? धात्विक खनिज। कौन से होते हैं? धात्विक खनिज। तो यहां पर खनिज कौन से हैं? धात्विक खनिज। वापस से सुनना भाई, कमेंट्स नहीं पढ़ो तो फंसे। कमेंट्स भी ऐसे आते हैं, गुरुजी 930 तो विस्तार है। किसका विस्तार है 930? थारे की। चला थोड़ी देर पढ़ दो।
हाँ, ऊंचाई सबकी समुद्र तल से है। देखो वापस से अरावली के सामान्य परिचय, मतलब कैसी है, कब निर्माण हुआ, कैसी चट्टानें और कौन से खनिज, कहाँ पर है, क्यों है, कैसे, इसकी बात नहीं कर रहे। पहली चीज, ये विश्व की सबसे प्राचीनतम पर्वतमाला है। इसका निर्माण प्री कैम्ब्रियन युग में हुआ। निर्माण कब हुआ? प्री कैम्ब्रियन युग में। सबसे प्राचीनतम है, तो क्या इसके समकालीन और भी पर्वतमालाएं हैं? तो 3 हैं। अपलेशियन पर्वतमाला यूएसए, विंध्याचल पर्वतमाला जो एमपी का एरिया में आती है वो, और एक धारवाड़ की पहाड़ियां कर्नाटक में, ये इसके समकालीन ही आती हैं। उसके बाद में एक हम बात करें, प्रश्न पूछा जाए कि अरावली है कैसी पर्वतमाला, तो ये फोल्डिंग माउंटेन रेंज कह सकते हैं या वलित पर्वतमाला, अर्थात इसका निर्माण ज्वालामुखी प्रक्रिया और धरातलीय संपीड़न दोनों की वजह से हुआ था, इसलिए ये कैसी बनी? वलित, अर्थात इसमें ऐसे फोल्ड गिरे हुए थे। फिर आता स्वरूप कैसा है, इसका स्वरूप कैसा है, तो स्वरूप की बात करें, स्वरूप का मतलब आकार कैसा है, तो प्रारंभ में तो ये हमें वल्याकार दिखाई देती थी, लेकिन वर्तमान में इसका स्वरूप कैसा है? अवशिष्ट पर्वतमाला है। यदि हम बात करें इसकी ऊंचाई की, तो प्रारंभ में इसकी ऊंचाई 2700 से लेकर के 2800 मीटर थी, और वर्तमान में इसकी ऊंचाई कितनी है? 930 मीटर। और ऊंचाई कम होने का कारण ये आता है कि एक तो ये गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। यदि गोंडवाना लैंड का हिस्सा नहीं होती तो शायद पर्वत निर्माण की घटना होती, ऊंचाई बढ़ती। जितनी ऊंचाई बढ़ती उतना अपर्दन नहीं होता, तो ऊंचाई बढ़ती। जैसे माउंट एवरेस्ट की बढ़ रही है, तो एक तो ऊंचाई घटने का कारण है कि गोंडवाना लैंड का हिस्सा है, क्योंकि वहां पर पर्वत निर्माण की घटना नहीं होती। और एक हम कह सकते हैं भौतिक, मानवीय और रासायनिक कारकों की वजह से इसका अपर्दन होना, इसकी वजह से इसकी ऊंचाई घटती जा रही है। इसका प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है और गोंडवाना लैंड का हिस्सा आता है। उसके बाद में एक इस अरावली पर्वतमाला का सर्वप्रथम भूगर्भिक अध्ययन, अर्थात अरावली पर्वतमाला के भूगर्भ में क्या है, चट्टानें कौन सी हैं, खनिज कौन से, इन सब का अध्ययन सबसे पहले किसने किया? हैरोन महोदय ने। और एक यहां से आता है कि इसमें चट्टानें कौन सी हैं, तो 3 नाम हमारे सामने हैं। या तो हम बोलेंगे आग्नेय चट्टान, या हम लोग बोलेंगे ग्रेनाइट चट्टानें, ग्रेनाइट, या हम लोग बोलेंगे यहां पर क्या भाई? पैग्मेटाइट। क्या बोलेंगे? पैग्मेटाइट। और एक इस अरावली में खनिज कौन से पाए जाते हैं, तो धात्विक खनिज यहां पर पाए जाते हैं। लिखें जी। अरे कौन सी एसी जाडू लाग रहे और एसी बंद करो। अच्छा भाई वो एसी बंद करना रहे। अच्छा चल सर एसी कम कर दो, सर्दी लग रही है। हाँ, एक बच्चे ने अच्छा प्रश्न पूछा है कि गुरुजी अरावली में हिमालय से भूस्खलन कम क्यों होता है। अब इसको ऐसे समझना भाई, हाँ एक प्रश्न यहीं से निकल के आ जाएगा कि ये जो अरावली है, इस अरावली की बात करें, इसमें चट्टानें कौन सी हैं? आग्नेय। चट्टानें कौन सी हैं? आग्नेय। और आग्नेय चट्टानें मजबूत होती हैं, है ना। तो इस एक तो ये आग्नेय चट्टान है, और एक अरावली किसका हिस्सा है? गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। और इस गोंडवाना लैंड के हिस्से भारत में राजस्थान के 2 भौतिक प्रदेशों को माना जाता है। एक तो माना जाता है अरावली को, और दूसरा माना जाता है दक्षिणी पूर्वी पठार। और गोंडवाना लैंड के अंदर पर्वत निर्माण की घटना नहीं होती। इसका मतलब है पर्वतों का निर्माण कैसे हुआ? या तो कोई ज्वालामुखी आएगा तब बनेगा, या दोनों तरफ से दबाव लगेगा तो बनेगा। और होता क्या है? ये तो है अपना धरातल। इस धरातल के आंतरिक भाग में पाई जाती हैं चट्टानें। यहां पर क्या पाई जाती हैं? चट्टानें। ठीक है जी। अब देखो ये चट्टानें हैं भाई, इतनी बड़ी बड़ी चट्टानें हैं ना। अब यदि इधर से दबाव लगे और इधर से दबाव लगेगा तो ये चट्टानें टूटेंगी कि नहीं टूटेंगी? भाई पास पास आएंगी तो चट्टानें टूटेंगी ना। जब ये चट्टानें टूटती हैं तो उससे ऊर्जा जो है ना, एनर्जी, ये रिलीज होती है, ऊर्जा निकलती है। और यही ऊर्जा तरंगों के माध्यम से सतह पर आती है, जिनको हम लोग बोलते हैं भूकंप तरंगे। और वो ऊर्जा सतह पर आकर के इसको हिलाती है, जिसकी वजह से ये भाग हिलता है, और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? भूकंप। तो एक तो ये याद रखना कि राजस्थान में
भूकंप से सबसे सुरक्षित प्रदेश कौन सा आता है? अरावली और दक्षिणी पूर्वी पठार। शायद 21 में एक एग्जाम में आया भी था। कौन से एग्जाम में मुझे ध्यान नहीं आ रहा, शायद कंप्यूटर वाले में था, किस में था, आया था कि 4 जिले दे रखे थे कि भाई इनमें से एरिया दे रखा था गंगानगर, हनुमानगढ़, कोटा, बूंदी, ऐसे कि भाई इनमें भूकंप की दृष्टि से सबसे सुरक्षित प्रदेश कौन सा है? तो अरावली पर्वतमाला और दक्षिणी पूर्वी पठारी जो भाग आता है वो जो है सबसे सुरक्षित भौतिक प्रदेश आएगा भूकंप की दृष्टि से। सबसे प्रभावित भूकंप की दृष्टि से कौन सा आता है अपना? जैसलमेर और बाड़मेर क्षेत्र, क्योंकि गुजरात की कच्छ भुज वाला पार्ट है और गुजरात वाला समुद्र के नजदीक वाला जो पार्ट होता है ना वो ज्यादा प्रभावित है। तो जालोर, बाड़मेर, जैसलमेर पार्ट की बात करें ये ज्यादा है ना। तो एक तो ये भूकंप की दृष्टि से क्या है? सुरक्षित भौतिक प्रदेश। दूसरा कि भाई अरावली में भूस्खलन क्यों नहीं होता? क्योंकि अवसादी जो चट्टाने हैं उनमें जोड़े होते हैं, आग्नेय चट्टानों में जोड़ नहीं होता और भूस्खलन लैंडस्लाइडिंग, पत्थर खिसक के चलता है। तो पत्थर तो खिसकेगा तब ना उसमें कोई जोड़ होगा, और अरावली की चट्टानों में जोड़ ही नहीं है तो पत्थर खिसकता नहीं, इस वजह से यहां पर भूस्खलन नहीं होता। लिखिए अब जी, हेडिंग लगाओगे अरावली पर्वतमाला। दहली समूह नहीं बेटा, दहली महासमूह है। दहली में रायलो और एक अजबगढ़ भी है, तुम्हारे काम का नहीं है, लेकिन गुरुजी को चेक भी मत करो, गुरुजी को चेक करने की जरूरत नहीं है। दहली महासमूह है, दहली समूह, रायलो समूह और अजबगढ़ समूह। अरावली से पहले एक पर्वतमाला थी, तो ऐसा सोचो मत कि गुरुजी ऐसा है क्या, है ना। मैं तो आपको हो गए तो मैं तो मालानी समूह बता दूंगा, मैं तो सांड माता कॉम्प्लेक्स ही पढ़ा दूंगा, लेकिन तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, ट्रैक गलत पकड़ रहे हो। ये सेकंड ग्रेड में पढ़ाता हूँ जाकर फिर मैं, है ना। फर्स्ट ग्रेड में नहीं पढ़ाते, सेकंड ग्रेड में थोड़ा सा पार्ट है। आप तो जितना पढ़ा रहा हूँ उतना पढ़ लो, तुम्हारे लिए ये कॉपी से बाहर पर्सन नहीं होगा, इतना कह सकता हूँ। और तुम्हारे यदि कोई नोन हो जिसने पढ़ा है राजस्थान का भूगोल, कॉपी में देख लेना और उसके एग्जाम में जाके देख लेना, ये कहते गुरुजी ये पर्सन बाहर था, अब पढ़ा नहीं तो बाहर ही है ना। भाषा बदल सकती है लेकिन उससे बाहर मेथड नहीं जाएगा, तो पढ़ो भाई यहाँ से। हाँ, पूर्वी एरिया में भूकंप आते हैं बेटा, उत्तरी मैदानी भाग का हिस्सा है, गंगा यमुना के मैदानी भाग का हिस्सा है, भूकंप प्रभावित क्षेत्र है, आएंगे 100% आएंगे। ज़्यादा यदि और देखना है ना तो राजस्थान आपदा प्रबंधन की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना, और राजस्थान में भूकंप प्रभावित क्षेत्रों का एक मैप दे रखा है बेटा, दिखाना एक राजस्थान आपदा प्रबंधन भूकंप प्रभावित क्षेत्र राजस्थान लिखोगे ना तो आ जाएगा एक मैप, दिखा देना मुझे, हाँ बता दूंगा यही है वहां पर। डाटा वही लिखना जो ऑथेंटिक हो, नहीं है तो छोड़ देना, सोर्स नहीं हो तो अपन नहीं, हाथ ही नहीं लगाएंगे, हाथ लगाते ही नहीं भैया। हाँ लिखो बेटा अरावली पर्वतमाला। सबसे पहले लिखोगे इसमें सामान्य परिचय, सामान्य परिचय। पहली लाइन, यह विश्व की सबसे प्राचीनतम पर्वतमाला है, यह विश्व की सबसे प्राचीनतम पर्वतमाला है। नेक्स्ट लिखोगे निर्माण, हाँ यह विश्व की प्राचीनतम पर्वतमाला है। उसके बाद लिखोगे इसका निर्माण प्री कैम्ब्रियन युग में हुआ, चाहे शॉर्ट में लिखो तो निर्माण डैश प्री कैम्ब्रियन युग, निर्माण डैश प्री कैम्ब्रियन युग, निर्माण डैश प्री कैम्ब्रियन युग। नेक्स्ट है समकालीन पर्वतमाला। राजस्थान आपदा प्रबंधन, राजस्थान में भूकंप जोन, ZONE, अर्थक्विक जोन, EARTHQUE, अर्थक्विक जोन। राजस्थान डिजास्टर मैनेजमेंट अर्थक्विक जोन लिखोगे भाई। नेक्स्ट समकालीन पर्वतमाला, एक तो कौन सी है, अपलेशियन पर्वतमाला USA, एक तो है अपलेशियन पर्वतमाला USA, अमेरिका में है। एक है विंध्याचल पर्वतमाला, विंध्याचल पर्वतमाला, ये इसका ज्यादातर हिस्सा मध्य प्रदेश में है, MP। और एक लिखोगे
धारवाड़ की पहाड़ियां, धारवाड़ की पहाड़ियां, ये कहां पर है? कर्नाटक। उसके बाद लिखोगे नेक्स्ट, अरावली वलित पर्वतमाला है। अरावली वलित पर्वतमाला है। अरावली वलित पर्वतमाला है। नेक्स्ट लिखोगे अरावली का स्वरूप। अरावली का स्वरूप, और स्वरूप में दो भागों में बांट कर लिखना है। तो प्रारंभिक, प्रारंभिक स्वरूप, प्रारंभिक स्वरूप कि प्रारंभ में कैसा था। प्रारंभिक स्वरूप डैश वल्याकार, प्रारंभ में तो कैसा था? वल्याकार। और एक है वर्तमान स्वरूप, वर्तमान स्वरूप जी, वर्तमान स्वरूप। अवशिष्ट पर्वतमाला, अवशिष्ट, अवशिष्ट वर्तमान स्वरूप कैसा है? अवशिष्ट दिखाना। ये है देखो यहां से पार्ट। अर्थक्विक हाई डैमेज रिस्क जोन की बात करें तो यहां पर एक तो देखो बाड़मेर जालोर का हिस्सा दिखा रखा हाई रिस्क में, और एक पूर्वी भाग में अलवर, भरतपुर, दौसा, जयपुर, मतलब अरावली ये पार्ट है थोड़ा सा। ये हाई रिस्क क्यों आता है? इसके पीछे बड़ा लॉजिक है। यहाँ पर अरावली का एरिया भी है फिर भी हाई रिस्क है। ये पूर्वी मैदानी भाग का हिस्सा भी आता है, जो गंगा यमुना का मैदानी पार्ट है वो भी आता है। इसके अलावा उसके बाद है मॉडरेट डैमेज रिस्क जोन, मतलब मध्यवर्ती, ये आ जाते हैं मॉडरेट की बात करें तो, है ना। इसमें ये पूरा पार्ट है पश्चिमी, और एक अर्थक्विक लो डैमेज रिस्क जोन, इसमें ये कुछ गंगानगर, हनुमानगढ़ या इस पूर्वी भाग की बात करें ये पार्ट आता है। ये है अपना, और प्रश्न आया था यहीं से। एक तो दे रखा था उसमें गंगानगर, हनुमानगढ़, एक दे रखा था कोटा बारा। अब बताओ कौन सा करना है कि सबसे कम लो रिस्क जोन वाला कौन सा है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं। यहीं से डिजास्टर मैनेजमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट से इसी मैप को देकर के चित्र दे दिया। हम पढ़ रहे हैं कुछ हो रही, मतलब सीधा सीधा सा है कि अरावली जो एरिया है ना वो लो रिस्क एरिया है, लेकिन इसके साथ साथ दो जरूर याद रखने, अलवर वाला, अलवर, भरतपुर, जयपुर जो है ना ये जो पार्ट, ये भी हाई रिस्क है। बाड़मेर, जालोर ये भी हाई रिस्क है। इसके अलावा पश्चिमी राजस्थान मॉडरेट रिस्क वाला है, पूर्वी राजस्थान मॉडरेट, उत्तरी और पूर्वी राजस्थान मॉडरेट रिस्क वाला है, और ये जो हाड़ौती का क्षेत्र है और मध्यवर्ती जो पार्ट आता है ये पूरा क्या है? लो रिस्क है। ठीक है जी, चलो लिखो नेक्स्ट। अब लिखोगे नेक्स्ट, अरावली की ऊंचाई, अरावली की ऊंचाई, अरावली की ऊंचाई। इस ऊंचाई के भी दो डाटा हैं, एक तो है प्रारंभिक ऊंचाई, प्रारंभिक ऊंचाई डैश 2700 से 2800 मीटर, प्रारंभिक ऊंचाई 2700 से 2800 मीटर। और एक लिखना वर्तमान ऊंचाई, वर्तमान ऊंचाई ये कितनी है? 930 मीटर। उसके बाद लिखोगे नेक्स्ट हिस्सा, ये अरावली किसका हिस्सा है? हिस्सा, हिस्सा। और इससे में भी दो बातें हैं, एक तो लिखना भारत के सापेक्ष डैश, भारत के सापेक्ष डैश, इसको पीडीएफ में डाल देना ना, उसको चित्र को पीडीएफ में डाल देना भूकंप वाले को। हिस्सा भारत के सापेक्ष तो किसका हिस्सा है? प्रायद्वीपीय पठार, और एक हिस्से में लिखना गोंडवाना लैंड का हिस्सा,
भाई भारत के सापेक्ष तो ये है, और अंगारा लैंड, टेथी सागर और गोंडवाना लैंड में पूछे तो किसका हिस्सा है? गोंडवाना लैंड का हिस्सा। तो प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है और गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। नेक्स्ट लिखोगे, अरावली का सर्वप्रथम भूगर्भिक अध्ययन। अरावली का सर्वप्रथम भूगर्भिक अध्ययन। अरावली का सर्वप्रथम भूगर्भिक अध्ययन डैश हैरोन महोदय। अरावली का सर्वप्रथम भूगर्भिक अध्ययन ये किसने किया? हैरोन महोदय ने। उसके बाद है चट्टाने। कि अरावली में चट्टाने कौन सी हैं? चट्टाने डैश आग्नेय चट्टान, या तो जवाब होगा आग्नेय चट्टान। चट्टाने कौन सी हैं? आग्नेय चट्टान। अब इस आग्नेय चट्टान को भी दो भागों में बांटोगे, बंद करानी है इसको भी दो भागों में बांटोगे, एक लिखोगे ग्रेनाइट और एक है बेसाल्ट। ग्रेनाइट और बेसाल्ट। और अब इस ग्रेनाइट को बॉक्स में बंद कर दो कि भाई या तो आग्नेय जवाब होगा अपना, या अपना जवाब क्या होगा? ग्रेनाइट होगा। और इन दोनों को मिलाकर के लिख लेना पैगमेटाइट, या अपना जवाब होगा पैगमेटाइट। ये ऑप्शन पे निर्भर करेगा कि अपना जवाब क्या होगा। चलें आगे। एक लिखोगे खनिज। अरे इसी बंद हटाई दो तुम यहां से। हाँ इनके ऐसी सेट ही नहीं होती भाई, हटा उठो दो ऐसे, क्या काम किया अपने? हाँ हैं, क्या कर रहे हो? हाँ कमली लेके आओ अपना। सर ते भी हैं को ते तो साथ दुपट्टो तो रखो। अरे ते दुपट्टा नहीं ओढ़ ले, ओके काम आसी। अरे रह जाएगी कि तो पहलवान गणी है, सिर माथ हो रहा होगा कि छोरी गई हमारी तो। हाँ जी, नेक्स्ट लिखोगे खनिज। और खनिज कौन से हैं? धात्विक खनिज। खनिज है भाई धात्विक खनिज। खनिज कौन से हो जाएंगे? धात्विक खनिज। चलें आगे, है ना। एक लिखना अब नेक्स्ट। अरावली क्षेत्र भूकंप की दृष्टि से, यह कविता कौन सी हो रहा है? ये छोरा भी नाम चेंज कर लें कई बार। जैसे इंस्टाग्राम और फेसबुक आईडी पे रखते हो ना, वैसे यहां बेटा कभी हाँ करेगी, गर्मी लग रही है। अरे ये क्लास में बैठी है कविता, ये कविता इसी क्लास में है। हाँ कौन सी है कविता? अच्छा चलो लिखो। लिखोगे अरावली पर्वतमाला भूकंप की दृष्टि से सुरक्षित भौतिक प्रदेश है। अरावली पर्वतमाला भूकंप की दृष्टि से सुरक्षित प्रदेश है। वो भूकंप वाला लिखवा देता हूं मैं ना। अरावली पर्वतमाला भूकंप की दृष्टि से सुरक्षित प्रदेश है। अब एक नोट लगा के लिखना, राजस्थान में भूकंप रिस्क क्षेत्र। 3 लाइनें हैं, आ जाएगा समझ में। राजस्थान में अरावली, सॉरी राजस्थान में भूकंप रिस्क क्षेत्र। दिखाना वो मैप, दिखाना मैप वो भूकंप वाला। एक तो लिखोगे नंबर 1 सर्वाधिक रिस्क, मतलब हाई रिस्क, हाईली रिस्क जोन आता है वो।
सर्वाधिक रिस्क दिखाना। उसमें देखो यहां पर एक चीज और आती है, ये जो जोन है ना, रिस्क जोन, ये नंबर 4 है। प्रश्नों की भाषा बदलती है, ये तो सबको पता लग गया। हाई रिस्क जोन आ जाए, भूकंप रिस्क जोन 4th कौन सा है। अब भूकंप रिस्क जोन तो हमें पता ही नहीं कि 4th कौन सा, 3rd। अपने भारत में 4 ही भूकंप रिस्क जोन है, 4th मतलब 1st, 2nd, 3rd और 4th। 4th जो है वो हाईली है, 3rd उससे मॉडरेट है, 2 जो है लो है, और ए जो है वो क्या है, सेफ जोन आता है। तो यहां पर लिखोगे पहला तो कौन सा है, हाई रिस्क जोन 4th, इसको 4th बोलते हैं। अब मैं हिंदी में कैसे बोलूं, तो है ही 4th यार, 4 नंबर है। हाँ, चतुर्थ, हाई रिस्क जोन 4th है ये, इसको बोलेंगे हम लोग इंग्लिश में तो ये लिखेंगे हाई रिस्क जोन 4th। सॉरी भाई, हाँ जी। और इसमें एरिया कौन सा आएगा, एक तो लिखोगे बाड़मेर जालोर, इसमें एरिया कौन कौन सा है, बाड़मेर जालोर। उसके बाद में कहां भेज दिया, हटा था क्यों है, बाड़मेर जालोर। उसके बाद में एक लिखोगे अलवर भरतपुर, और थोड़ा सा ऐसा किसका है, जयपुर का, अलवर भरतपुर जयपुर, अलवर भरतपुर जयपुर। इंडो डच परियोजना चलाई जा रही है, सफेदा के पेड़ लगाए जा रहे हैं जिसको यूकेलिप्टस कहा जाता है, सेम के लिए। अभी आगे आएगी जब आईजीएनपी पढ़ेंगे तब का पार्ट है, इसलिए नहीं बताया मैंने। आगे बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे क्यों है कैसे है। उसके बाद में नेक्स्ट है मॉडरेट, मॉडरेट, मॉडरेट रिस्क जोन 3rd। मॉडरेट रिस्क जोन 3rd, इसमें एक तो आप लिख लो, दोबारा हटा, तुमको इससे डर लगता है क्या, अच्छा 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 अच्छा, लिख लेंगे, बहुत बच्चे होशियार हैं, मॉडरेट ऐसे लिख देंगे। एक तो इसमें लिखोगे पश्चिमी राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान, इसमें एरिया कौन सा आता है, पश्चिमी राजस्थान। फिर मैं जिले लिखवाऊंगा पश्चिमी राजस्थान याद रखने के लिए, गंगानगर, बीकानेर, बाड़मेर, जालोर, सिरोही, उदयपुर, उदयपुर, गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जालोर, सिरोही, उदयपुर। और नहीं बोला, अब लिख लो तो भाई क्या फर्क पड़ गया, लिख लो अब आगे, गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जालोर, सिरोही, उदयपुर। डूंगरपुर लिख लो, क्या फर्क पड़ता है थोड़ा सा ऐसा डूंगरपुर का है भाई, है थोड़ा सा ऐसा है, अरे है थोड़ा सा, जोधपुर नहीं है इसको, अरे ज्यादा ऐसा नहीं आता, लिख लो जोधपुर भी लिख लो। तुम ज्यादा ऐसे की बात करें तो ये बस पश्चिमी राजस्थान में जैसलमेर, ये इसलिए। अब देखो इस चीज को एक चीज और समझना, इसके साथ कई बातें और भी क्लियर होती हैं। सबसे ज्यादा भूकंप आते कहाँ हैं, जहां पे जल और स्थल दोनों मिलते हैं, वहीं पे सबसे ज्यादा भूकंप आते हैं। पूरे विश्व में कहां पर आते हैं, जापान में। अब इसका मतलब है कि ये वो एरिया है ज्यादातर जहां पर टेथी सागर और स्थलीय भाग था, और ये बाद में धीरे धीरे बना अवसादी वाला पार्ट है ना। तो इस टेथी सागर का विस्तार जो है ना, वो कहां तक था राजस्थान में, बीकानेर तक, बीकानेर तक। इसलिए इस क्षेत्र को लघु मरुस्थल भी कह देते हैं, ऐसे कई नाम आ जाते हैं। चलो, इसके अलावा और जिले कौन कौन से हैं, एक लिखोगे
पूर्वी राजस्थान, मतलब मॉडरेट में पश्चिमी राजस्थान है, एक आता है पूर्वी राजस्थान। पूर्वी राजस्थान में कौन कौन से हैं? झुंझुनू, सीकर, झुंझुनू, सीकर, जयपुर, दौसा, अलवर, भरतपुर। झुंझुनू, सीकर, जयपुर, दौसा, अलवर, भरतपुर। करौली में नहीं जुड़ रहा बेटा, करौली एक लिख लो, करौली। ठीक है, और लास्ट तीसरा कौन सा हो जाएगा भाई? हाँ, एमएस के 5th। हाँ भाई, जालोर दोनों में है। और लास्ट लिखोगे लो रिस्क जोन, मतलब ये डैमेज के साथ होता है, लो रिस्क जोन की भाई यहां पे डैमेज का रिस्क कम है, मतलब लो रिस्क जोन सेकंड। और इन सब की गणना किसके आधार पर है? डैमेज के आधार पर। अब आगे डैमेज लिखना है, डैमेज कि नुकसान होने का सबसे ज्यादा रिस्क यहां, कम रिस्क यहां, सबसे कम रिस्क यहां। हाँ, एक ही चीज है, सब एक ही चीज है, जो पढ़ रहे हो सब वो एक ही। ज्यादा आएगा तो ज्यादा रिस्क डैमेज होगा ना, और बाकी लिखना शेष भाग, इसमें ना शेष राजस्थान, दो को छोड़ दो, बाकी शेष राजस्थान यहां पर है, शेष राजस्थान। अब ये प्रश्न किसी भी पार्ट में नहीं था, पूछ लेते हैं ऐसे ही, है तो राजस्थान का भूगोल ही। ठीक है जी, अब मिलते हैं 15 मिनट के बाद। धन्यवाद।